वेलकम बैक गाइस। बहुत सदियों के बाद इसका नया एपिसोड आ गया, तो कांग्रेट्स तुम सब लोगों को। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था इसके चैप्टर्स इकट्ठे हो जाने के, और फाइनली अब इतने चैप्टर्स इकट्ठे हो चुके हैं तो मैं 1 घंटे का एपिसोड तो बना ही सकता हूँ। अब वैसे 1 घंटे का क्या, मैं 3 घंटे का बना सकता हूँ। छोड़ो, मैं भूल गया था एक टाइम के लिए तो इस सीरीज को। अगर किसी ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो आई बटन में लिंक होगी, जाके देख सकते हो। और यहाँ पे इस समरी को तुम लोग 1.5 में देख सकते हो अगर तुमने पहला देख के रखा है तो। चलो, तो मैं अपनी अब डिटेल्ड समरी को शुरू करता हूँ। ये है अपना एमसी। ये भी अर्थ पे रहता है, लेकिन इसका अर्थ धीरे धीरे करके मॉन्स्टर्स का वर्ल्ड बनता जा रहा है। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड जैसा बनता जा रहा है, और यहाँ पर कुछ लोग अपनी पावर्स को अवेकनिंग करते हैं। उसी के 24 घंटे में उनको दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अगर वो या तो खुद से चाहे तो खुद जाते हैं, या फिर उनको फोर्सफुली भी टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। और दूसरी दुनिया से वापस आने के लिए उन्हें कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। और जब वो लोग वापस आ जाते हैं तो उनके पास अपनी पुरानी पावर्स भी होती हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को तो पता होता है कि वो दूसरी दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो जैसे ही कोई अपनी एबिलिटीज को अवेकन करता है तो उनके पास 24 घंटे होते हैं तैयारी करने के लिए। तो वो उन 24 घंटे में क्राइम्स करने लग जाता है, ताकि वो अर्थ के ऊपर अपनी रहने की छाप छोड़ सके, अपने होने के आभास छोड़ सके। और वो लोग तैयारी वैयारी छोड़ के यहाँ पे क्राइम्स करने लग जाते हैं, और 24 घंटे के बाद फोर्सफुली टेलीपोर्ट कर दिए जाते हैं। और एक ऐसे ही क्रिमिनल इंसिडेंट के दौरान अपने एमसी ने अपने मम्मी पापा को खो दिया, और इसने अपना एक पैर भी खो दिया। और अब अपने एमसी ने भी एक एबिलिटी को अवेकन किया है, अवतार की एबिलिटी, जिसमें वो अपने ही जैसे क्लोन्स को बना सकता है, और एक ही टाइम पे 3-4 क्लोन्स को कंट्रोल भी कर सकता है। पहले तो इससे बस ये डिसअपॉइंटिंग सी एबिलिटी लगी थी, कुछ खास नहीं लगी थी। वो बिल्कुल भी दूसरी दुनिया में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वो एक पैर के साथ क्या ही कर लेगा वहां पर। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। वो चेक करता है कि अपनी एबिलिटी को थोड़ा देख तो लूं। वो अपनी एबिलिटी को ऑन करता है, तो उसी के सामने उसी के जैसा एक क्लोन खड़ा हो जाता है। यहाँ पर ये देख के तो अपना हीरो और भी डिप्रेशन में चला जाता है। इस एबिलिटी के साथ मैं क्या ही कर लूंगा। वो यहाँ पे रोते हुए कहने लग जाता है कि काश मेरी जगह पे कोई और उस वर्ल्ड में चला जाता। पर तभी हमें दिखाते हैं कि उसका क्लोन जो होता है वो जाने लग जाता है उस दूसरे वर्ल्ड में, और सिस्टम भी उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, और उस क्लोन को ही टेलीपोर्ट कर देता है। जैसे ही क्लोन दूसरी दुनिया में जाता है, अपने हीरो की जो कॉन्शियसनेस होती है वो भी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, और वो यहाँ पे फील करने लग जाता है। और वो कहता है, क्या मैंने तो अपने क्लोन को भेजा था, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। पर तभी इसको बहुत जोर का झटका लगता है। उसकी दोनों बॉडी से एक साथ कंट्रोल होने लग जाती है। वो ये सब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता ठीक से। वो जोर से चिल्लाता है, मेरे सामान को कैंसिल करो। ये चिल्लाते उसकी कॉन्शियसनेस नॉर्मल उसकी बॉडी में आ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर सिस्टम इसको नोटिफाई करता है कि तुम बिना किसी की हेल्प के अर्थ पे वापस आ गए, तुम्हें एक नई अचीवमेंट मिलती है, और तुम्हें बहुत सारे कर्मा पॉइंट्स भी मिलते हैं। बस ऐसे ही बिना कुछ किए उसके पास 1.9 मिलियन कर्मा पॉइंट्स आ जाते हैं। कर्मा पॉइंट्स इस सिस्टम की करेंसी है। और एमसी सोचता है एक नॉर्मल एडवेंचरर को दूसरे वर्ल्ड में इतने कर्मा पॉइंट्स कमाने के लिए 10 साल तक बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, तब जाके कमा पाता। तो वो इन पॉइंट्स में से 10,000 में से एनहेंस रिकवरी स्किल खरीद लेता है, जिससे उसका दूसरा पैर भी हील हो जाता है। फिर अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करने के लिए वो दोनों पैरों से जिम करने लगता है। फिर वो अपनी पोजीशन स्किल को एनहेंस करता है 3 लाख पॉइंट से। पोजीशन स्किल को एनहेंस करने के बाद वो दोनों क्लोन्स को आसानी से कंट्रोल कर रहा था। और इसके बाद उसे एक नई स्किल मिलती है, माइंड हब, जो हर नेगेटिव चीज से इसको दूर रखेगा। ये एक तरीके का फिल्टर है जो इसके इमोशन और ब्रेन से सब कुछ फिल्टर आउट कर देगा। जो भी नेगेटिव चीज होगी उसे हटा देगा और इसके गोल पे फोकस दिलाएगा। और ऐसी थोड़ी मेहनत करने के बाद उसके पास 2 क्लोन्स हो जाते हैं, और अब वो इन दोनों का नाम रखने की सोचता है। वो तीनों मिलकर अब अपने अपने लिए नाम सोचने लग जाते हैं। बगल में कुछ खाने के आइटम्स पड़े थे, तो इन्हीं की कंपनी का नाम रख देता है। एक क्लोन का नाम रखता है हान, और एक का नाम रखता है हैंस। देन एमसी दोनों को काम पे लगा देता है। एक को एडवेंचर करने के लिए दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है, और दूसरे को अपने घर में से पूरे 1 साल भर का कचरे को साफ करने के लिए भेज देता है। और बाहर निकलते हुए अपना हीरो जब उस क्लोन को कंट्रोल कर रहा था, तो वो फील करता है कि मैं 1 साल के बाद घर से बाहर निकला हूं, पर ये सूरज की लाइट मुझे कुछ भी अलग अजीब सी फीलिंग नहीं दे रही है, क्योंकि उसके पास माइंड हब नाम की स्किल थी। और दूसरे वर्ल्ड में यहाँ एक क्लोन रात में एक जंगल के अंदर टेलीपोर्ट हुआ था। कुछ मॉन्स्टर से लड़ने के बाद उसे एक विलेज मिलता है, तो वो वहां पे चला जाता है। उसका विलेज हेड भी वहां पे वेलकम करता है अपने हीरो को, और वो पार्टी वार्टी करके आराम से सो जाता है। यहाँ पर इस क्लोन को दिखाते हैं, ये तो ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि इस बंदे के पास है एनहेंस ड्यूरेबिलिटी की स्किल, और अपनी ड्यूरेबिलिटी की स्किल को एनहेंस करने के लिए इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके दूसरे क्लोन के पास एनहेंस रिकवरी की स्किल है। और तभी यहाँ पर हमें अपने हीरो को कुछ तो शौक लगते हुए दिखाया जाता है। उसे नोटिस होता है कि कुछ तो बुरा हुआ। सिस्टम भी नोटिफाई कर देता है कि तुम्हारे हांस मर चुका है। उसे लगता है कि रात को पार्टी करते टाइम पे विलेज हेड ने ड्रिंक्स के अंदर कुछ मिला दिया, और जब मैं सो गया तो उसने वहीं पे मुझे मार दिया। और ऐसा ही हुआ होता है, विलेज हेड ने यहाँ पर इसको मार के अनडेड क्रिएचर में बदल दिया होता है। पर यहाँ पर अपने हीरो को यहाँ पे कुछ तो सेंस होता है। वो अपने इस क्लोन को कंट्रोल कर पा रहा था। वो अपने आसपास देखता है, वहां पर भी बहुत सारे अनडेड्स होते हैं, और कुछ ही दिन के बाद ये अनडेड्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। देन उसकी एडी में फिर से एक चूहा आके काटने लग जाता है, और वो कहता है ये तो मुझे 1 हफ्ते से काटे जा रहा है। देन वो इसको एक अनडेड बनाने की सोचता है, और वो इसको अच्छा एक टेस्ट सब्जेक्ट समझता है। वो इसको एक अनडेड सक्सेसफुली बना भी देता है, तो इसके लिए बहुत खुश होता है, और इस चूहे का नाम एल्फ्रेड रखता है। और वो इसको भेज देता है स्पाई करने के लिए। और बाहर जाके चूहा भी ये पता लगाता है कि एक कमरे में कुछ तो अजीब सा है, जहां पर उससे भी जाने में बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। वो यहाँ से बाहर निकल
निकलता है और बाहर जाके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की सोचता है, तो विलेज हेड को नोटिस हो जाता है और वो इसको वहीं पे मार देता है। पर उसे वो कुछ ध्यान नहीं देता, उसे लगता है कि कोई नॉर्मल चूहा है, डार्क एनर्जी की वजह से अनडेड बन गया है। पर इससे अपने हीरो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फ्रेड को मारने की, और वो इस रिवेंज लेने की सोचता है। फिर यहाँ पर रात में अपने हीरो का दूसरा क्लोन यहाँ पर आता है और गार्ड से आर्ग्यू करने लगता है। तभी यहाँ पे विलेज हेड भी आता है, तो अपना हीरो बताता है कि मैं हांस का सिबलिंग हूँ, हम दोनों ट्विंस हैं और हम दोनों फील कर सकते हैं कि एक दूसरे की लोकेशन कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर अपने भाई से मिलने के लिए आया हूँ। ये यहाँ पे उसे बिजी रखता है। यहाँ एमसी उसी रूम में जाता है जहाँ पर वो चूहे को खतरा फील हो रहा था। यहाँ पर वो देखता है कि एक इमोर्टल किंग का फ्रेगमेंट है जो पावरफुल अनडेड्स को बनाने में हेल्प करता है, तो अपना हीरो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। हैंस सबको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर विलेज हेड नोटिस कर लेता है कि इमोर्टल किंग के फ्रेगमेंट के साथ कुछ गड़बड़ है। ये गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि हंस को मार दो और खुद ट्रांसफॉर्म होकर इमोर्टल किंग के फ्रेगमेंट के पास जाने लगता है। गार्ड जब हंस को मारने के लिए स्पीयर आगे करते हैं तो वो देखते हैं कि हंस तो वहां पर है ही नहीं। एमसी ने हंस को वापिस समन कर लिया था। यहाँ हंस फ्रेगमेंट के कंट्रोल में आने वाला होता है, लेकिन उसकी माइंड ऑफ स्किल थोड़ी सी उसकी मदद करती है और थोड़ी बहुत मुशक्कत के बाद इससे बच जाता है और वो इवॉल्व होकर डैमलेज बन जाता है। वैसे तो ये इतना भी ज्यादा पावरफुल क्रिएशन नहीं है, पर अपना एमसी अभी एक न्यू भी है, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। इसके हार्ट में फ्रेगमेंट के होने की वजह से इसको एक इविल विजडम नाम की स्किल मिलती है, जिससे ये किसी भी टाइप की डार्क एनर्जी से डार्क स्किल को आसानी से सीख सकता है और वो बिना किसी इनकांटेशन से बस सोचने से उन स्किल का इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पर वो उन्हीं अनडेड्स को कंट्रोल करता है और पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जब विलेज हेड यहाँ पर आता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो इससे तुरंत ही फाइट करने लगता है। अपना एमसी के पास इमोर्टल किंग का फ्रेगमेंट था, तो इसी की स्किल के साथ इसी को हराने लगता है। इससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने आसपास जितने भी उसके सबऑर्डिनेट थे सबकी सोल्स को ये एब्जॉर्ब करता है, एक क्राउन में कन्वर्ट करता है और उस क्राउन को पहनने से इसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर जब कोई वो पावरफुल सी स्किल एक्टिवेट करने के लिए मंत्र पढ़ रहा होता है, पर इतने में तो एक बुलेट जैसी डार्क माना आता है और सीधा इसकी छाती को चीर जाता है। अपना हीरो भी एकदम बैडएस बनता है और यहाँ पर उसने अब फाइनली 3 साल में बने हुए उसके पहले दोस्त एल्फ्रेड का बदला ले लिया था। सीन चेंज होता है, एक सेंटेंस को ये पता चल जाता है कि इमोर्टल किंग का फ्रेगमेंट यहाँ पे वापस से एक्टिवेट हो गया है और वो अपने बिशप से बोलती है कि एक मीटिंग की अरेंजमेंट करो, और वो डिटरमिनेट लुक के साथ ये सोच लेती है कि मैं अब इस बार पिछली बार की जितनी तबाही नहीं होने दूंगी। यहाँ एमसी विलेज हेड को अपना सबऑर्डिनेट बनाने की कोशिश करता है, तो वो फील करता है कि इसके अंदर तो सोल ही नहीं है, तो वो सोचता है कि जरूर ये कोई टाइप का सिक्योरिटी मैकेनिज्म होगा। जैसे ये यहाँ पर मरा तो उसकी सोल किसी और जगह पे ट्रांसमाइग्रेट हो गई होगी, तो वो भी सोचता है ठीक है अब तो और भी मजा आएगा, आने दे इसको। इसके बच्चे कुछ सोल रेसिड्यू से इसको अनडेड बनाता है, तो ये एक डेथ विजर्ड बन जाता है। ये फिर भी पावरफुल था और वो इसके पास कॉन्शियसनेस भी थी। हांस सोचता है कि उसके दोस्त की मौत के लिए वो इसको जिंदगी भर टॉर्चर करेगा, देन वो इसके पूरे विलेज को आग लगा देता है। यहाँ एमसी को दिखाता है ये बहुत खुश लग रहा था, वो पार्टी कॉर्टी करके बैठा होता है और इसके खुश होने का रीजन इसके विलेज हेड के पास एक ट्रेजर रूम था, उसके अंदर बहुत सारा सोना चांदी और ट्रेजर्स वगैरह थे, इससे बहुत ज्यादा खुश था। देन वो वहां पे बहुत सारा गोल्ड लेता है और उसको सोनारो के पास देने जाता है, बेच के आता है और खूब पैसा कमाता है। जब वो वापस आ रहा था तो कुछ चोर कुछ जगह पे चोरियां करके वापस आ रहे थे, तो वो इसको धक्का देकर चले जाते हैं। वो सोचता है कि मेरे पास कोई ज्यादा ताकत नहीं है, पर वो कहता है कि मेरे किसी और के पास ताकत है। देन वो अपने डैमलेज वाले फॉर्म में आ जाता है इन लोगों के पास, इनको पीट पाट के रख देता है। यहाँ पे हमें दूसरी जगह पे दिखाते हैं, कोरिया के गार्डियंस की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और वो तुरंत ही भागते हुए आते हैं और एकदम से इन लोगों के पास आके देखते हैं तो ये पिटे पिटाए पड़े हुए थे। वो देखते हैं कि इनको रिसेंटली पीटा गया है, कोई जो भी था वो यहाँ पे आसपास ही होगा, पर यहाँ पर एमसी तो शैडो फॉर्म में यहाँ से आराम से निकल जाता है। अब हान एक स्केलेटन बन चुका था, तो अब एडवेंचर करने की बारी हांस की थी। हांस भी वहीं पे आता है और उसी विलेज के बगल में एक और विलेज था, वो दूसरे विलेज में आके देखता है वहां पर बहुत ज्यादा दरिद्रता थी, वहां पर कोई भी ज्यादा लोग नहीं थे। वो पीछे देखता है तो कुछ गुंडे एक छोटी सी बच्ची को परेशान कर रहे थे, क्योंकि उसने उसका बहुत ज्यादा उधार लिया हुआ था। यहाँ पर वो इसके बारे में कुछ तो नहीं करने की सोचता है, पर वो लड़की खुद ही आके इससे टकरा जाती है, तो हंस भी इसको भाग्य समझ के इसे गाइड के तौर पर हायर कर लेता है। कुछ दिनों के बाद जब वो फिर से घूमने के लिए इस गाइड को ढूंढता है, तो उसे वो लड़की रोते हुए मिलती है और इसे इस लड़की से पता चलता है कि ये विलेज असल में इन वैम्पायर्स के लिए एक फूड स्टोरेज है, वो जब चाहे तब किसी भी इंसान को यहाँ से लेके खा सकते हैं। और उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी उन वैम्पायर्स के द्वारा कंट्रोल होती हैं, और यहाँ पर आज इसका भाई भी उसका शिकार हो चुका है और पता नहीं वो उसका भाई को आज सुबह ही कहाँ ले गए। हमारा सीन चेंज होता है एक हाई रैंकिंग वैम्पायर पे, उसे पता चल गया है कि इमोर्टल किंग का फ्रेगमेंट अवेकन हो गया है और वो उसको सेंस भी कर सकता है, तो वो इसको पाने की सोचता है। इधर एमसी उस लड़की की मदद करने के बारे में सोचता है और वो यहाँ की सारी ऑर्गेनाइजेशन को पीट पाट के रख देता है, और वो इस ऑर्गेनाइजेशन के घर में जाकर देखता है तो उसको वहाँ पे एक बच्चा भी मिल जाता है, जो कि असल में उसी लड़की का भाई था। यहाँ एमसी इस बच्चे को बचा रहा है, ये चीज को एक चमगादड़ उड़ते हुए नोटिस कर लेता है और वो अंदर आता है और ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर कहता है अब तूने उस बच्चे को बचा लिया है तो अब मैं तुझे खाऊंगा। हेंस भी इससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और वो इस बच्चे को डिफेंस करते हुए कहता है कि तू यहाँ से भाग जा, पर वो एम्पायर कहता है तुम में से कोई नहीं भागने वाला। वो इसका एक अटैक करता है, एमसी भी समझ जाता है कि वो इससे नहीं बच पाएगा, उसे लेता है और दूर जाके गिरता है, पर इससे ये पूरा रेस्टोरेंट तहस नहस हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी एल्कोहल के बैरल्स पड़े हुए थे, वो पूरे जगह पे एल्कोहल फैल जाती है, पर कैसे तैसे करके उसने उस बच्चे को बचा लिया था और वो इससे कहता है कि तू यहाँ से तुरंत ही भाग जा, पर वो वैम्पायर तुरंत आता है और इससे फाइट करने लगता है।
एमसी तो इसके एक अटैक को भी नहीं झेल पा रहा था, वो तो इसको खिलौने की तरह यूज करता है और इसका एक हाथ भी काट देता है। वो इसको खाने के लिए आ गया था, तभी एमसी एक हिडन वेपन को यूज करता है। उसने कर्मा पॉइंट से खरीदा था, इससे वो खुद के अंदर आग लगा लेता है। इससे ये भी कहता है कि तू तो पागल हो गया, पर तभी हमें दिखाते हैं कि उसने तो इस वैम्पायर को जमीन पर गिरा दिया था। जितना भी एल्कोहल होती है उस सब में आग लग जाती है और इसके अंदर भी आग लगती है। तभी एक एल्कोहल के बैरल में भी आग लगती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पूरा का पूरा रेस्टोरेंट एक धमाके में उड़ जाता है और ये वैम्पायर भी इसके साथ मारा जाता है। और फाइनली इतनी लंबी चौड़ी समरी मैंने बना ही ली। देखा, जितने बड़े लोगों के एपिसोड होते हैं उतनी बड़ी तो अपनी समरी होती है। चलो तो अब यहीं से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हमें उसी धमाके में दिखाते हैं, यहाँ पर अपने हीरो की आवाज आती है, वाओ यहाँ इतना बड़ा धमाका हुआ है और मेरी बॉडी के 2 टुकड़े हो चुके हैं, मैं फिर भी जिंदा हूँ। कभी कभी ज़्यादा पावरफुल होना भी प्रॉब्लमेटिक होता है, पर चलो जो भी हो, मैंने उस बदकिस्मत लड़की की तो मदद कर ही दी। हम इन दोनों भाई बहनों को भी दिखाते हैं। वो लड़का जाके अपनी बहन से मिल चुका होता है और ये दोनों भी हांस को आवाज़ लगा रहे होते हैं, पर इनकी आवाज़ अपने हांस तक नहीं पहुंचती और एक नोटिफिकेशन आती है, हांस अब मर चुका है और हांस को दोबारा रिस्पॉन होने के लिए 7 दिन लगेंगे। फिर हमारा सीन चेंज होता है एक जूते चमकाने वाले स्टॉल पे। किसी ने अच्छे से जूतों की सफाई की होती है, तो वो आदमी भी इसको प्रेस करता है और वो कहता है पैसे नीचे जमीन पर टेबल पर रख दिए। तो लड़की भी हमें बढ़ती है और इसको धन्यवाद करती है और कहती है फिर आना। और हमें पता चलता है ये तो वही लड़की है और मैं इसका नाम भूल चुका हूँ। इतने दिनों के बाद एपिसोड डाला है तो नाम तो भूलूंगा ही। ये अपनी फेक स्मेल को गायब करती है और अपना पसीना पोंछती है। पीछे से कोई आके कहता है क्या तुम मेरे जूते को भी साफ कर सकती हो? तो ये लड़की तुरंत ही अपना उत्साह जमा करती है और वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स, प्लीज यहाँ पर बैठ जाइए। और जब भी आंखें खोल के देखती है तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों पे इसको भरोसा ही नहीं हो रहा होता है और वो कहती है क्या अंकल आप ठीक हो? तुरंत ही जाके इसको गले लगा लेती है। एमसी कहता है ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से मर सकता हूँ? पर वो मन में बोलता है ये तो झूठ है, इस बार तो मैं सच में मर गया था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहां पर हांस मर गया था और उसको 1 हफ्ता लगना था रिस्पॉन होने में। तो अपना हीरो भी कहता है क्या नहीं, ऐसे तो डियाना मेरी चिंता करने लग जाएगी। तो वो एक और अवतार को बनाता है और उसका नाम रखता है हांस सेकंड। और एमसी जल्दी जल्दी से इसी अवतार से भाग भाग के यहाँ पर आता है ताकि इसको ज्यादा चिंता ना हो। और इस लड़की ने तो बिल्कुल भी शक नहीं किया और तुरंत ही मुझे पहचान भी लिया। वो इसीलिए क्योंकि इस बंदी की सोल बिल्कुल प्योर है और मेरा भी अवतार भले ही डिफरेंट हो पर इसके अंदर सोल एसेंस तो मेरा ही है। तभी डियाना इसकी चिंता में कहती है अंकल आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वेम्पायर्स ने आपके लिए खोजबीन चालू कर दी होगी। एमसीबी से दिलासा देते हुए कहता है कम ऑन, तुम इतनी भी चिंता मत करो, मैंने सब कुछ ठिकाने लगा दिया है। और वो मन में सोचता है मेरे पास हान दी इमोर्टल किंग है मेरे साथ, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैम्पायर से। फिर हमारा सीन चेंज होता है, एक चमगादड़ किसी घर पर नजर रखे हुआ था और हमें पता चलता है कि अपना एमसी इस घर में है। वो सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए कहता है यहाँ पर 10 दिन का कूल डाउन है, मैं तभी जाके इंटरडायमेंशनल ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। हाँ मैंने तो जितना सोचा था ये उससे बहुत ज्यादा है। तभी एकदम से एक चमगादड़ आता है और वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो इसका गर्दन पकड़ लेता है और अपने एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो एकदम से लगता है अपने एमसी को दीवार से ही सटा देता है। और वो वैम्पायर कहता है ये सब कुछ तुम्ही ने किया है ना, मुझे जंगल में जितने भी ट्रेसेस मिले वो सारे ही तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे थे। एमसी भी घबराते हुए मन में सोचता है एक वैम्पायर, क्या इन्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? हमें इस वैम्पायर को भी दिखाते हैं और ये मेरे ख्याल से वही वैम्पायर है जो इमोर्टल किंग के फ्रेगमेंट के पीछे पड़ा हुआ है। ये मुझे लगता है अगर ये नहीं भी हुआ तो आगे तुम्हें पता चल ही जाएगा। ये कहता है एक आउटसाइडर मेरे ही राज में रह रहा है और मेरे ही लोगों को मार भी रहा है। एमसी सोचता है मेरा गला बहुत तेजी से दब रहा है पर मैं बिल्कुल भी अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये बंदा बिल्कुल ही एक मॉन्स्टर है। फिर वो इसको सूंघता है और वो कहता है पर मुझे तुम्हारे अंदर से बिल्कुल भी डार्क मैजिक का ऑरा तो फील ही नहीं हो रहा और ना ही मैं तुम्हारे अंदर से मेरे लोगों के खून की स्मेल को सूंघ पा रहा हूँ। अपना एमसी कैसे भी करके इससे बोलता है मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो, ये तो ऐसा ही है जब से मैं सो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं रहा आप क्या कह रहे हो। तो ये वैम्पायर भी हंसते हुए कहता है ओह तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो अपने दांतों को निकालता है और एकदम से अपने हीरो काट लेता है और वो कहता है तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। वो ऐसी काट के इसके ऊपर मार्क छोड़ देता है और वो इसका खून चाटते हुए कहता है तो अब मैं तुमसे आराम से पूछूंगा और तुम झूठ भी नहीं बोल पाओगे। और हम इसको दिखाते हैं उसको बहुत सारा दर्द हो रहा होता है। एमसी इस दर्द को झेलते हुए कहता है ये तो पागलपंती है, ये मेरे साथ फिर से क्यों हो रहा है। उसके अंदर को भी दिखाते हैं ये पूरी तरीके से अंदर से जल रहा होता है, इसे कुछ समझ में होता है अब क्या करूं, इसका सर बिल्कुल ही चकरा रहा होता है। सिस्टम भी एक वार्निंग नोटिफिकेशन भेजते हुए कहता है कि तुम अब एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। पीछे से ये वैम्पायर भी अपनी ऑरा रिलीज कर रहा होता है, वो अपनी ब्लड लस्ट को रिलीज करते हुए कहता है तो अब मैं फिर से सवाल पूछता हूँ। सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आती है, तुम्हें एक नई स्किल एक्वायर हुई है, इसका नाम है ब्लड लाइन और ये एक लेसर ब्लड लाइन है। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हारी स्किल सुपर रिकवरी चेंज हो गई है रीजनरेशन में। अभी एमसी के पास जो लेसर ब्लड लाइन है वो वैम्पायर्स की स्पीसीज में सबसे लोएस्ट टीयर की ब्लड लाइन है और वो हाई टीयर की ब्लड लाइन के सामने झूठ नहीं बोल सकता। पीछे वो वैम्पायर पूछता है बताओ मुझे क्या तुम इस इंसिडेंट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हो। अपने एमसी को ये खतरनाक सा प्रेशर फील होता है और वो कहता है ये प्रेशर ऑफ अथॉरिटी है, इसकी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा सुपीरियर है और वो ऐसा फील कर रहा था कि इसके सामने एक बहुत ही बड़ा माउंटेन है और मैं इसके सामने एक छोटी
छोटी सी चींटी हूँ। इसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और इसे ऐसा लग रहा था कि इसका खून उससे खुद चिल्लाते हुए कह रहा है कि मुझे इस हाई टीयर के वैम्पायर के सामने सबमिट करना है। एमसी खुद ब खुद जवाब देने लगता है कि हाँ लॉर्ड ड्रैक, मैं बस एक छोटा सा ट्रेवलर हूँ। पर एमसी मन में हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं तो अपने खून की इच्छा को भी इग्नोर कर सकता हूँ। मेरी माइंड अब स्किल एक तरीके फिल्टर के काम करती है, मेरे खून को भी एकदम फिल्टर आउट करके एकदम इमोशन को क्लियर करती है। ये वैम्पायर भी जानता था कि एक लेसर ब्लड लाइन मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकती, तो ये भी कहता है हाँ शायद मैंने ही कुछ गलती कर दी। वो कहता है अभी के लिए मुझे फॉलो करो, हमें कुछ काम करना है। ये सुन के हाँ सेकंड के भी पसीने तो छूट रहे थे, पर वो भी कहता है हाँ अभी के लिए तो मुझे इसको फॉलो करना चाहिए और इससे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए। फिर हमारा सीन चेंज होता है एक ऐसी इमारत में जो बहुत ही सुंदर भी थी और बहुत डरावनी हुई थी। उसके ऊपर बहुत सारी बिजलियां कड़क रही थी और हमें पता चलता है कि ये वैम्पायर क्लैन है और किसी अजांथु ब्रांच का हेडक्वार्टर है। अंदर आने पे भी यहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर्स थे और वो सारे लॉर्ड ड्रैक को ग्रीट कर रहे थे। एमसी भी अंदर आते हुए दो लोगों को बात करते हुए नोटिस करता है। एक लड़की पूछती है हाँ ये क्या चीज है, क्या ये लॉर्ड ड्रैक का कोई लेसर ब्लड है? लड़का बोलता है हाँ लॉर्ड ड्रैक ने क्या ही सोच के इस छोटे से लेसर ब्लड को एक्सेप्ट कर लिया। तभी एक लड़की एकदम से हंसते हुए आती है और सीधा एमसी का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है हेलो बहुत समय के बाद एक नया लेसर ब्लड यहाँ पर आया। इससे तो एमसी बहुत स्टंड हो जाता है। ये लड़की इससे और भी ज्यादा उत्साहित होकर इसकी तरफ एक ड्रिंक ऑफर करती है और वो कहती है मैं रोजी का हूँ और तुम्हारा नाम क्या है? अब एमसी मन में सोचता है ये बेवड़ी कौन है, अब से हम इस बेवड़ी को रोजी बुलाएंगे। अपना एमसी हिचकिचाते हुए कहता है मेरा नाम हैंस है। तो ये लड़की और इसके आगे ग्लास आगे करते हुए कहती है तुम्हें इतना हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही लेसर ब्लड हैं। फिर वो इस ड्रिंक के बारे में बताती है कि ये ताजा ताजा निचोड़ के लाया हुआ ब्लड है, इसको एक बार पी के तो देखो, मतलब ये ड्रिंक नहीं कोई ब्लड है। हंस सेकंड मन में सोचता है मुझे इसको एक बार पीना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे ऊपर शक करने लगेगी। देन वो उसके हाथ से वो ब्लड लेता है और उसे पीने लगता है। बस एक जीव पीने से ही अपने हीरो को बहुत ज्यादा ब्लड लस्ट फील होने लगता है। वो कहता है क्या ये किस तरह की फीलिंग, मुझे इतना खून की प्यास क्यों लग रही है? और वो कहता है डैम इसको पीना तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये छोटा सा पिया, मेरा माइंड अप स्किल भी एक्टिवेटेड है, फिर भी मुझे इतना खून की ज्यादा प्यास होने लगी है। और वो कहता है कि मुझे अपनी टेस्ट और स्मेल के सेंसेस को बंद करना पड़ेगा। देन वो इनको बंद करके पी लेता है। इसे पीने के बाद थोड़ा सा खांसते हुए अपने हीरो कहता है हाँ ये अच्छा था। देन ये लड़की इसकी चिन पकड़ती है और वो कहती है ओ तुम तो बिल्कुल ही मेरे जैसे हो, अगर तुम कोई इंसान होते तो मैं तो तुम्हें पूरा ही निचोड़ के सुखा देती। अपना हीरो भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालने के बारे में सोचता है, तो इससे हंसते हुए पूछता है तुम मुझे अभी लेसर ब्लड बुला रही थी, ये लेसर ब्लड का मतलब क्या होता है? तो ये लड़की भी सोचते हुए बताती है तो तुम्हें वैम्पायर की रैंक्स के बारे में कुछ भी नहीं बता, चलो मैं बताती हूँ। जैसे इंसानों में नाइट्स होते हैं तो वैसे ही वैम्पायर्स में लेसर ब्लड होते हैं। लॉर्ड रैक के जैसे प्योर ब्लड्स को नोबेल्टी कहा जाता है। क्लैन लीडर्स जो कि ट्रू ब्लड्स होते हैं उनको रॉयल्टी कहा जाता है। और इनके भी ऊपर होते हैं सेंट ब्लड, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको हमेशा हमें फॉलो करना ही पड़ता है। ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे तभी बालकनी से कोई आता है जो कि हाथ में ड्रिंक लिए हुए था। हमें दिखाते हैं ये लॉर्ड रैक था, ये सबको अटेंशन करता है और वो कहता है ऐसा लगता है कि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब मैं बिना कहीं और बात को घुमाए मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा। इमोर्टल किंग का फ्रेगमेंट वाव ऑफ डिफाइंस वो मिसिंग हो चुका है। वाव ऑफ डिफाइंस शायद एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर वो विलेज हेड काम करता था। ऐसा कंफर्म किया गया है कि लास्टली वो इसी सिटी की तरफ आया था, पर किसी पॉइंट पे वो एकदम से बिना कोई सबूत छोड़े गायब हो गया। फिर हमें लॉर्ड रैक के बगल में खड़े इन दो लोगों की इंफॉर्मेशन देते हैं। इस लड़की का नाम है प्रीता और ये भी प्योर ब्लड वैम्पायर है। इस आदमी का नाम है ताइपोल और ये भी प्योर ब्लड है। लॉर्ड रैक कहता है ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि वो इस सिटी में अंदर आ चुका है। तो यहाँ पर अपना हीरो भी हड़बड़ाहट में कह देता है इमोर्टल किंग का फ्रेगमेंट। उसके बगल में खड़ी लेसर ब्लड कहती है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? पासी की विलेज में डार्क मेजेस इमोर्टल किंग के फ्रेगमेंट को कल्टीवेट कर रहे थे। अपना हीरो मन में सोचता है ओ तो वो विलेज हेड वाव ऑफ डिफेंस से था। लॉर्ड रैक ऑर्डर देता है तो आज से ही सभी लोग अपने अपने एरियाज को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर कुछ भी सस्पिशियस पता चले तो तुरंत रिपोर्ट भी करेंगे। फिर हमारा सीन चेंज होता है जहां पर हंस सेकंड और रोजी दी लेसर ब्लड को कहीं पे इन्वेस्टिगेट करते हुए दिखाते हैं। रोजी डिसअपॉइंटमेंट में कहती है कि अगर मैं ऐसे ही दिन में घूमती रही तो मेरी स्किन जलने लगेगी। हंस सेकंड कहता है हाँ बिल्कुल, ऐसे मुझे सनलाइट में घूमने से ही कमजोरी फील हो रही है। तो ये लड़की कहती है इवन दी प्योर ब्लड लेडी प्रीता भी वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो हम भी ऐसे कहीं भी बैठे नहीं रह सकते। फिर ये लड़की और डिसअपॉइंट होते हुए कहती है वैसे भी ये कितनी सरप्राइजिंग की बात है कि इमोर्टल लिंक का फ्रेगमेंट ऐसे गायब हो गया। देन अपने हीरो भी इसकी बातों को नोटिस करने लगता है। ये लड़की कहती है हमारे फ्रेगमेंट को भी यहाँ तक लाना अपनी मेहनत को बर्बाद करने जैसा ही है। तो अपना हीरो भी कहता है क्या हमारे फ्रेगमेंट को यहाँ पे लाना, क्या तुम्हारे पास भी कुछ इमोर्टल लिंक के फ्रेगमेंट्स हैं? रोजी कहती है हाँ, डार्क मेजिस ने हमसे कहा था कि जैसे वो अपने फ्रेगमेंट को कल्टीवेट कर लेंगे वो हमारे फ्रेगमेंट्स के साथ इनको ज्वाइन कर लेंगे, फ्यूज कर लेंगे। तो एमसी भी एकदम दृढ़ निश्चय के साथ मन में सोचता है ये तो कितनी लकी बात है, अभी के लिए तो बस वो एक प्योर ब्लड ही उस फ्रेगमेंट को गार्ड कर रहा होगा। देन एमसी एकदम से
रोजी को हड़बड़ाहट में खींचता है और वो कहता है ये कहाँ पर है, वो क्या तुमको उन फ्रेगमेंट्स की लोकेशन पता है? ये सुन के तो ये लड़की एकदम ठड़ाके मार के हंसने लग जाती है और वो कहती है हमारे जैसे लेसर बैद को कैसे ही पता हो सकता है। फिर हमारा सीन चेंज होकर वापस रात में घर पे आ जाता है जहाँ पर डियाना खाना खा रही थी। वो कहती है हाँ मुझे पता है। उसके सामने एमसी बैठा होता है। वो कहता है क्या क्या तुम्हें पता है? तो ये लड़की कहती है फ्रेगमेंट ऑफ इमॉर्टल किंग, शायद मुझे पता है वो कहाँ है। देन एमसी बहुत जोर से चिल्लाता है क्या तुम्हें पता है इमॉर्टल किंग का फ्रेगमेंट कहाँ हो सकता है? डियाना चुपचाप खाना खाते हुए कहती है हाँ मैं पक्का तो नहीं बता सकती, वो ये बहुत टाइम पहले की बात है, पर फिर भी 1 साल पहले मुझे मुश्किल से एक कब्र की सफाई करने का काम मिला था। वहां पर मैंने देखा था कि हर फ्राइडे को वैम्पायर्स के अंडर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन किसी स्टोन चेम्बर्स में जाके देखती थी और वो जब भी उस चेम्बर के अंदर जाते वहां से बहुत ही बुरी स्मेल आती थी। ये कहानी सुन के अपना हीरो भी इसको इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचता है। डियाना का भाई कहता है ओ तो इसीलिए तुमने मुझे उस कब्र के आसपास भी जाने से मना किया था। एमसी खाने की टेबल से उठ जाता है और वो कहता है ठीक है तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए शुक्रिया, अब बाकी इन्वेस्टिगेशन का काम मैं खुद कर लूंगा, तुम लोग बस छुपे रहना। एमसी जब यहाँ से जाने लगते हैं तो डियाना इसका हाथ पकड़ती है और शांति से इससे कहती है अंकल आज आपकी स्मेल यूजुअल से थोड़ी डिफरेंट लग रही है, क्या ऐसा हो सकता है? तो अपना हीरो भी अपने दांत दिखाते हुए कहता है हाँ तुम्हारी नाक से कुछ भी नहीं छुप सकता, तो जैसा कि तुम देख ही सकती हो, पर चिंता मत करो इससे तुम्हें मैं कोई खतरा नहीं होने दूंगा। ये देख के तो डियाना और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलता, उसके चेहरे पे पानी की तरह पसीना निकल रहा था। देन वो शांति से इसे कहती है अंकल अगर ये आपको मुश्किल होने लगे तो ये अपने को कुछ ही समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बात कर रही है, पर एकदम से लड़की अपना हाथ आगे कर देती है और वो कहती है अगर आपको थोड़ी भी मुश्किल हो तो आप मेरा थोड़ा सा खून तो पी सकते हो, हाँ पर ज्यादा मत पीना, बस थोड़ा सा। ये सुन के तो अपना हीरो भी एकदम स्टैच्यू बन गया था। देन एमसी गुस्से में डियाना के सर पे एक मुक्का मारता है और वो कहता है तेरा मुंह बहुत ज्यादा चलने लगा है, चुपचाप से मुझे उस टॉम की लोकेशन बता। फिर डियाना इस जगह की लोकेशन बता देती है और हमारा सीन उसी जगह पे आता है जहाँ पर किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कोई हांफते हुए चिल्ला रहा था जैसे कोई वो कठिन बैटल लड़ रहा है। वहां पर किसी वैम्पायर की आवाज आती है चुपचाप स्ट्रेट खड़े हो जाओ। यहाँ अंदर दिखाते हैं कि यहाँ पर एक वैम्पायर सही में था और इसके हाथ में खून लगा हुआ था और इसी के सामने एक घायल बंदा था जो कि चिल्ला रहा था। वैम्पायर कहता है क्या तुम सच में मरना चाहते हो? चलो मैं तुमको एक और मौका देता हूँ, उस स्वॉर्ड को एक और बार मेरे ऊपर चलाओ, अगर तुम कामयाब रहे तो मैं तुम्हें ठीक ठाक वापस जाने दूंगा। ये बंदा बहुत घबराया हुआ था, इसकी बॉडी और इसकी तलवार दोनों ही कांप रही थी, पर फिर भी वो अपनी जान बचाना चाहता था। इसके लिए वो अपनी तलवार लेके चिल्लाते हुए आगे बढ़ जाता है, पर इस वैम्पायर को ये बहुत ही ज्यादा वल्गर लगता था और ये अटैक उसको बहुत ही कैजुअल लगता है। वो अपने ब्लड से बना हुआ हाथ को बनाता है और एकदम से उसको जकड़ लेता है। वैम्पायर ने अपने ब्लड को एकदम मकड़ी के जाले की तरह इस लड़के से पूरी तरीके से कवर कर लिया था और अब इस इंसान के चेहरे पे मरने का डर साफ साफ नजर आने लगा था। शायद इसे पता था कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। इसके मुंह से चीखें निकलती रहती हैं पर सुनने के लिए कोई नहीं था और अगले ही पल इसकी बॉडी से पूरा खून चूस लिया जाता है। वो वैम्पायर कहता है हाँ ये कितना ज्यादा बोरिंग था। देन वैम्पायर किसी को यहाँ पर बुलाता है और वो कहता है इस कचरे को साफ करो और अगली बार कोई ढंग का शिकार लाना। देन सर्वेंट भी लॉर्ड टाइपोल को हामी भर देता है और वो कहता है मैं अगली बार अच्छा शिकार लाऊंगा और वो इसकी बॉडी को निकालने लग जाता है और तभी वो देखता है कि वहां पर कोई है। वो कहता है हे कौन है यहाँ पर? हमें दिखाते हैं यहाँ पर 2 स्केलेटन के पैर थे। तभी एकदम से यहाँ बहुत सारे स्केलेटन्स आ जाते हैं और वो इस सर्वेंट को धर लेते हैं और इस टाइपोल को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। वो चिल्लाता है ये फिल्थी कॉर्प्सेस यहाँ पर कैसे आ गई? वो सर्वेंट्स को आवाज लगाते हैं तभी बहुत सारे सर्वेंट्स यहाँ पे इसकी मदद के लिए आ जाते हैं और ये ऑर्डर रहता है कि इन डिस्कस्टिंग चीजों को यहाँ से खत्म कर दो। इसका ऑर्डर सुनते ही ये नॉर्मल सर्वेंट्स तो बिना कुछ सोचे समझे इस अनडेड से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पर तभी नीचे शैडोज में से डार्क ऑरा निकलता है और एकदम से स्पाइक्स बनके इन सारे सर्वेंट्स को खत्म कर देता है। ये डार्क स्पाइक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इस प्योर ब्लड वैम्पायर के डिफेंस को भी चीरते हुए इसके अंदर घुस जाता है। ये वैम्पायर कंफ्यूजन में पूछता है तुम कौन हो? क्या तुम कोई नेक्रोमैंसर हो वाव ऑफ डिफेंस से? पर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर हान आ चुका है और हान बिना कुछ बोले बस अनडेड्स को समन किए जा रहा था। तो वैम्पायर भी कहता है लगता है तुम खुद से कुछ नहीं बोलने वाले हो, अब मैं सारे सवाल तेरे कटे हुए सर से पूछूंगा। फिर वो अपने हाथों में जो स्पाइक्स की वजह से खून निकलने लग गया था उस खून का इस्तेमाल करता है और एक ही स्प्लैश में सारे अनडेड्स को तोड़ देता है। यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स बस टूटी फूटी हड्डियों से ही बचे हुए थे। तो अपना हीरो भी ये सब देख के सोचता है हाँ तुम बस मेरे सर छोड़ोगे। देन वो अपने डार्क ऑरा का इस्तेमाल करता है और जितने भी टूटे फूटे स्केलेटन्स होते हैं उसकी वो नोक में बदल जाते हैं और हांस अपना हाथ घुमाता है और वो कहता है चलो देखते हैं, कोशिश करके देखो। और यहाँ पे सारे स्केलेटन्स कुछ स्पाइक्स में कन्वर्ट हो गए थे तो कुछ तो नीचे से जमीन से हाथ निकल के इसको पकड़ने लगते हैं। ये देख के तो इस वैम्पायर की भी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं, वो हैरानी से अपने दांत पीसने लगता है। पर तभी यहाँ पर हांस सेकंड आता है और वो कहता है यहाँ पर लॉर्ड ड्रैक के फॉलोअर्स आ चुके हैं और वो आपकी मदद के लिए आ गए हैं और मैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए आया हूँ लॉर्ड टाइपोल। तो ये बंदा भी कहता है बहुत अच्छे है, बस अब मुझे सपोर्ट करने पे फोकस करो। गुस्से में इसकी नसें भी बाहर आ रही थी और ये कहता है ये डैमेज थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस हमें रीइंफोर्समेंट के यहाँ तक आने का टाइम निकालना है। पर इसके कंधे से फिर खून निकलने लगता है। हमें दिखाते हैं हांस सेकंड होता है, इसने इसके कंधे पर काट लिया होता है पर इस वैम्पायर को अभी तक कुछ रियलाइज नहीं होता। वो कहता है क्या क्या चल रहा है, ये मेरे कंधे पे खून क्यों
निकल रहा है। पर यहाँ पे एकदम से हांस सेकंड को देखता है तो ये कहता है तू बेवकूफ, क्या तूने अपना दिमाग खो दिया है? पर ये कुछ कर पाता उससे पहले इसके हाथों को डार्क मैजिक द्वारा जकड़ लिया जाता है और ये कहता है क्या क्या ऐसा हो सकता है कि तू और ये डैमलिश ये तुम दोनों एक साथ हो? ये पर ये कैसे हो सकता है? ये जान के तो अब इसके चेहरे पे भी खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। ये भी कहता है रुको रुको, ऐसा मत करो, तुम अपने ही लोगों का खून कैसे पी सकते हो? अपने ही लोगों का खून पीना ये बहुत बड़ा पाप है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपना ही दिमाग खो दोगे, ऐसा मत करो। पर बस अगले ही पल एमसी इसके बॉडी के अंदर से पूरा खून चूस जाता है और वो कहता है मेरे माइंड को डिस्ट्रॉय करेगा क्या ये? नहीं, ऐसा मेरे ऊपर काम नहीं करता। और अभी अपना एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने किसी इंडिविजुअल का ब्लड एक्वायर किया है और तुम्हें एक नई स्किल मिलती है ब्लड मैजिक। और अभी हमारा हीरो देख के तो और भी तक खुश हो जाता है। अपना एमसी हंसते हुए कहता है बहुत अच्छे, अब इस नई एबिलिटी के साथ मैं इस ब्लड बैरियर को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो हान कहता है अब नहीं, अब इसके लिए इतना टाइम नहीं बचा है। तो अपना एमसी कहता है ओ तो ऐसा है तो मैं इस बैरियर को डिस्ट्रॉय ही कर दूंगा। ये बस अपने हाथ से एक इशारा करता है और इस कबर में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमारे हीरो और इस स्केलेटन को मिल चुका होता है वही जो ये लोग ढूंढ रहे थे, इमोर्टल किंग का दूसरा फ्रेगमेंट। ये इस कब्र के दिल की तरह काम कर रहा था जिसके अंदर बहुत सारी नसें भी निकल रही थी। तो अपना हान भी इसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और वो कहता है चलो अभी ये मेरा हुआ। हान भी कहता है इस फ्रेगमेंट की विल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, भले मैं माइंड हब के थ्रू इसकी विल को प्योरीफाई भी कर दूं पर फिर भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर तभी एमसी कमांड देता है सारे क्लोन्स अपनी मेंटल पावर को इसी पे फोकस करो। तभी हमारा सीन चेंज होकर बाहर आ जाता है और बाहर लॉर्ड व्रैक अपने साथियों के साथ आ जाता है और वो भी डार्क ऑरा की ये फ्लक्चुएशन साफ साफ अपनी आंखों से देख पा रहा था। व्रैक भी हैरानी से कहता है क्या ये सॉफ्टवेयर वो हो सकती है? नहीं, क्या मैं शायद इतना ज्यादा लेट हो गया? तभी इसी चांदनी रात में कब्र के अंदर से डार्क ऑरा के साथ हांस बाहर निकलता है। ये देख के तो व्रैक भी हैरान हो जाता है और वो सबको ऑर्डर देता है कि हमला कर दो। सारे लोग एक साथ अपने ब्लड से हमला करने लगते हैं और वो सारे हमले हांस को लग भी रहे थे। पर तभी हांस की आंखें चमकती हैं, वो अपने हाथों में डार्क ऑरा को गैदर करता है और एक खतरनाक सा अटैक करता है जिससे वैम्पायर्स की भी चीखें निकल जाती हैं। लॉर्ड व्रैक भी ये देख रहा होता है और वो कहता है क्या ये चीज? तो हमारा सीन एमसी पे आता है। यहाँ पर सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी रिजनरेशन स्किल इवॉल्व हो गई है, एक स्पेशल स्किल मिली है तुम्हें इमोर्टैलिटी। एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें एक और स्पेशल स्किल मिली है फॉरबिडन नॉलेज। और हमें एमसी को दिखाते हैं उसके पीछे बहुत ज्यादा डार्क ऑरा गैदर होकर डार्क हेलो बना रहा था। उसकी इंफॉर्मेशन बताते हैं कि अब ये बन चुका है एक आर्च लिच। फिर हमारा सीन इसी सिटी के बाहर आ जाता है जहां पर एक पर्सन अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सर्वेंट के साथ वहीं पे आ रहा था और वो भी ये सब देखता है। वो कहता है हे भगवान, उसका सर्वेंट कहता है ये जगह तो डेफिनेटली सिटी ऑफ अजांतकू के पास ही में है। देखो मैं तुम लोगों को पहले बता दूं ये दोनों ही बहुत दूर हैं उस जगह से, तो इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये डार्क ऑरा धुआं निकल रहा है और उस जगह पे कोई बहुत ज्यादा आग लगी है। ये घुड़सवार इसी डार्क ऑरा को पकड़ता है और वो कहता है घोड़ों को तुरंत मोड़ लो, हम एथेड्रल वापस जा रहे हैं। मुझे ये चीजें तुरंत ही सेंटिस को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ये कोई ऑर्डिनरी राख नहीं है, ये तो इमोर्टल किंग का पापी पुनः जन्म है। हमें वापस यहीं पे दिखाते हैं ये प्योर ब्लड वैम्पायर कहता है नहीं, ये तो ऑलमोस्ट 5 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो गया है। फिर हमें सिस्टम को दिखाते हैं जहां पर एक नोटिफिकेशन आई होती है हांस अब पूरी तरीके से अनडेड आर्चलीच बन चुका है और ये अब नीचे उतरता है। फिर हमें दूसरी नोटिफिकेशन में इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में बताते हैं कि इनने इमोर्टल किंग का फ्रेगमेंट को एब्जॉर्व कर लिया, 3 में से 2 फ्रेगमेंट इसने एब्जॉर्व कर लिए और इसकी डार्क मैजिक में एफिनिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और जब तक इसका सोर्स डिस्ट्रॉय नहीं होगा ये अनगिनत बार रिवाइव हो सकता है। फिर इसकी ट्रेड्स के बारे में बताते हैं, इसके पास है इविल विजडम और फॉरबिडन नॉलेज और अब इसने डार्क मैजिक में अनकंडीशनल अंडरस्टैंडिंग को हासिल कर लिया है, मतलब कि कोई भी डार्क स्पेल को ये आसानी से सीख सकता है। देन वो विलेज हेड की जादुई छड़ी यानी मैजिकल वंड को बाहर निकालता है एंड देन एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुमने डार्क मैजिक के सारे सीक्रेट और नॉलेज को इनहेरिट किया है। तभी हान अपनी जादुई छड़ी को आगे बढ़ाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा डार्क कलर का ऑरा निकलने लग जाता है और यहाँ पे चारों तरफ स्मोक फैला देता है। ये वैम्पायर भी सोचता है ये कोई सीक्रेट ट्रिक है क्या, उसका प्लान क्या है आखिर। उसके पीछे खड़ा उसका सर्वेंट तो इसके अंदर सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। वो कहता है लॉर्ड व्रैक पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए और अपनी रीइंफोर्समेंट वो इतना कह ही पाता है। तो पीछे से एक हाथ आता है और वो इसको डार्कनेस में खींच लेता है। ये जाने से पहले एक जोरदार चीख लगाता है तो लॉर्ड व्रैक भी इसकी तरफ हैरानी से देखता है पर वो भी कुछ नहीं कर पाता। वो गुस्से में चिल्लाता है डैम इट क्या ये, पर ये इतना कह ही पाता है। तभी बहुत सारे डार्कनेस से बने हुए स्पाइक्स आते हैं और उसके हाथ में ही घुस जाते हैं जिससे इसकी भी चीख निकल जाती है, इसके मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। तो ये
जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पर हान आता है और वो कहता है तुम तो पक्का ही बाकी प्योर ब्लड से ज्यादा स्ट्रांग हो। लॉर्ड व्रैग भी गुस्से में अपने दांत पीसने लग जाता है और हांस भी इसके पास आता है और वो कहता है तुम अभी के लिए तुम मेरे लिए खून से भरे हुए झोले के अलावा और कुछ नहीं हो। व्रैग के अंदर बहुत सारे डार्क स्पाइक्स घुसे हुए थे और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर वो फिर भी अपनी हिम्मत जुटाता और वो कहता है इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग मैजिकल पावर, क्या तुमने पूरी तरीके से फ्रेगमेंट को एब्जॉर्व कर लिया है? आखिर तुमने इतनी ज्यादा करप्टेड मैजिकल विल का सामना कैसे किया? पर तभी पीछे से कोई रेड शैडो आता है और वो कहता है क्या तुमने ये क्या पूछा? वो तो सिंपल है, क्योंकि वो अकेला नहीं है। एकदम से वो शैडो अपनी चमचमाती हुई आंखों से अपना मुंह खोल के इसके पास आता है। ये लॉर्ड व्रैग भी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी बहुत ज्यादा चीख निकलने लगती है और अब बस हमें उसका खून ही दिखाते हैं। और अब तक तो सबने पता लगा ही लिया होगा कि ये शैडो कोई और नहीं अपना हांस सेकंड है। इसने इसके अंदर से पूरी तरीके से खून को एब्सॉर्ब कर लिया है। तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है कि तुमने सारी कंडीशन को फुलफिल कर लिया है और अब तुम और भी ज्यादा ग्रो कर रहे हो। इससे तो अपना एमसी और भी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा रेड कलर का ब्लडी और फैल रहा था। एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी स्पेशल स्किल ब्लड लाइन लेसर ब्लड लाइन अब इवॉल्व होकर प्योर ब्लड लाइन में ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये देख के अपना एमसी खून साफ करते हुए कहता है बहुत अच्छे, अब मैं एक प्योर ब्लड बन चुका हूँ। जैसा कि मैंने सोचा था अपने ही लोगों को डिवायर करने से मैं और भी तेजी से ग्रो कर सकता हूँ। वैम्पायर्स बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम सबको निगल जाऊंगा। फिर मैं इस सिटी के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लोग इस सिटी से दूर जा रहे थे। एक लड़की रोते हुए कहती है लेडी प्रीता आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? और हमें दिखाते हैं ये तो रोजी है। रोजी रोते हुए कहती है अगर लेडी प्रीता उस समय वहां होती तो हम इतनी आसानी से नहीं हारते। तो लेडी प्रीता कहती है कि अगर उसने लॉर्ड व्रैग को भी हरा दिया है तो हम उस अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। देन वो अपने हाथों से इस डार्क मैजिक के रेमिनेंट को पकड़ती है और वो कहती है इसमें भी अभी बहुत ज्यादा डार्क मैजिक बचा हुआ है, ये तो बस छोटा सा टुकड़ा है। इसका मतलब यही है कि हमारा दुश्मन कुछ ज्यादा ही ताकतवर है और इसके अलावा सूरज भी अब उग रहा है। चलो जल्दी से हम अपने मेन बेस तक पहुंचते हैं और वहां चल के रीइंफोर्समेंट की रिक्वेस्ट करते हैं। फिर हमें सिटी का सीन दिखाते हैं जहां पर एक पर्सन बहुत जोर से हाँफते हुए भाग रहा था और वो चिल्लाता डैम इट। देन एक जगह पे रुकता है और थोड़ी सांसें भरने लग जाता है और वो कहता है वो अभी तक मुझे इतनी दूर तक तो फॉलो नहीं करना चाहिए। वो बेवकूफ वैम्पायर कमीने, वो इतना हाई एंड माइटी एक्ट करते हैं पर इतनी जल्दी सारे के सारे खत्म हो गए। ये तो कितना बड़ा लफड़ा हो गया, मुझे उन पे भरोसा करके उन्हें फॉलो करना ही नहीं चाहिए था। पर तभी उसके शैडो के अंदर से हाथ निकलता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। फिर बस हमें पूरी सिटी में उसकी चीखें ही गूंजती हुई सुनाई देती हैं। फिर हमें बताया जाता है कि इसके बाद हांस सिटी में रुका ताकि वो वैम्पायर्स की बची कुची ऑर्गेनाइजेशंस को भी खत्म करे। फिर हांस ने किसी व्यापारी के ग्रुप को हायर किया ताकि वो सिटी को छोड़ सके डियाना और उसके भाई के साथ। और यहाँ हमें एक कैंप के अंदर हांस को दिखाते हैं जो कि खाना पका रहा था और वो धीरे धीरे करके इंग्रेडिएंट्स को मिलाता है और ये इसकी एक एक स्टेप को इन दोनों भाई बहनों को दिखा रहा था और इनकी सुगंध और इसके दिखावे को देख के इन दोनों भाई बहनों की आंखें चमकने लग जाती हैं। ये इस कदर खुश हो चुके थे कि जैसे इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने अच्छे खाने को देखा ही नहीं। वो भी चिल्लाने लग जाते हैं वाह कितना अच्छा है ये। और जब ये दोनों इसको टेस्ट करते हैं तो इनकी सारी चिंता और थकान तुरंत ही खत्म हो जाती है और वो कहते हैं अंकल ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर तो हांस भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत टाइम से बस अपने घर में ही कैद था और वो किसी और से मिला ही नहीं था और उसने अपने खाने की इतनी ज्यादा तारीफ कभी नहीं सुनी थी। वो कहता है और भी ज्यादा खाओ तभी तुम लोग अच्छे से ग्रो हो पाओगे। फिर वो मन में इन्हीं दोनों को देखते हुए सोचता है अभी ये दोनों पहले से कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं, शायद ये इसीलिए हुआ है क्योंकि वो लोग अब इस खतरे से भरी हुई शहर से दूर जा चुके हैं। फिर हाँ डेना से कहता है तुम्हारे अंकल ईस्टर्न लेपल्स में एक शॉप चलाते हैं ना? तो डेना भी कहती है हाँ ये सच है। फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है हाँ पर मुझे पक्का नहीं पता कि वो लोग मुझे अपने साथ रखेंगे कि नहीं। तो हांस कहता है तुम इसकी चिंता मत करो। फिर वो सोचता है अगर वो इनको रखने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं उनके मुंह पे थोड़ा पैसा फेंक के मार दूंगा। वैसे भी अब इन दोनों से मुझे थोड़ा सा लगाव हो चुका है तो अब इसीलिए मुझे इनसे अब दूर जाने में थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है। फिर वो थोड़ा मुस्कुराते हुए सोचता है कितना समय हो गया मुझे इस तरह का इमोशन फील हुआ है, मैं यहाँ आके सच में कितना ज्यादा बदल गया हूँ। तो डियाना भी इसकी इस मुस्कुराहट को फील कर लेती है और वो इससे कहती है मिस्टर क्या आपको थोड़ा सा ब्लड की कमी हो रही है? ये सुन के तो एमसी ठड़ाके मार के हंसने लग जाता है और वो कहता है मैं पहले पेट भर के खा चुका हूँ। फिर वो मन में ही थोड़ा सा पछीजते हुए सोचता है मैंने इस विलेज के सारे ही बचे कुछ वैम्पायर्स को डिवोर कर लिया था। फिर हमें बताते हैं कि जहाँ पर हांस यहाँ से दूर जा रहा था वहीं हान यहाँ बची कुची लाशों को अनडेड्स में क्रिएट कर रहा था। किसी की आवाज आती है जो कहता है जल्दी करो और अंदर जाओ और हमें दिखाते हैं ये अपना एमसी है जो कि सब लोगों से कह रहा था और सारे अनडेड्स को अपने सब स्पेस में भेज रहा था। वो कहता है ये सब स्पेस सच में बहुत ज्यादा कन्वीनियंट चीज है और वो कहता है ये सब स्पेस तो लगभग इनफाइनाइट ही है और वो मन में सोचता है कि मेरी फॉरबिडन नॉलेज और इविल विजडम ये थोड़ी से कनेक्टेड
सॉलिड है। अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करूं तो मैं शायद ये सबस्पेस अर्थ के ऊपर भी खोल पाऊंगा। तभी मैं दिखाते हैं कि ऊपर से किसी ने इनके ऊपर नजर रखी हुई थी और वो अपना ब्लड से एक अटैक को चार्ज करता है और वो अटैक को सीधा ही शूट कर देता है, जाके ये अटैक सीधा हान को ही लगता है और उसकी छाती के भी आर पार निकल जाता है। इससे तो हान भी हैरान हो जाता है और कोई बच्चे ही शकल का बंदा कहता है, तुम अभी भी हमारी सिटी में घूम रहे हो? तो मैं नहीं लगता कि तुम हमें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और हमें दिखाते हैं कि ये बच्चा अकेला नहीं है, इसके साथ इसके कुछ सर्वेंट्स भी हैं जिसने अपना चेहरा छुपा के रखा है। और ये बंदा अपना ऑरा निकालते हुए कहता है, वैसे क्या तुम सच में वॉ ऑफ डिफाइंस से हो? फिर हमें इसके बारे में बताते हैं कि इसका नाम है ओवर वारकोस लेक और ये एक ट्रू ब्लड वैम्पायर है जिसका सामना अभी हान नहीं कर सकता। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पर हांस तो बढ़िया से अपने अनडेड्स को बना रहा था, तभी ये रीइंफोर्समेंट के तौर पे ट्रू ब्लड वैम्पायर हांस को हंट करने के लिए आ चुका था और उसने अपने ब्लडी एरो को हांस की स्कल्स के भी आर पार कर दिया था और वो पूछ रहा था क्या तुम सच में वॉ ऑफ डिफेंस से हो या नहीं। और यहीं से हमारा आज का एपिसोड शुरू होता है। हांस यहाँ मन में सोचता है अगर ये मुझे वॉ ऑफ डिफेंस से समझ रहे हैं तो समझने दो, उल्टा मुझे इनको थैंक यू बोलना चाहिए। तो वो यहाँ पर कहता है, हाँ मेरा नाम हांस है और मैं वॉ ऑफ डिफेंस का प्राउड मेंबर हूँ। तो एम्पायर भी गुस्से में अपना एक और ब्लडी एरो बनाते हुए कहता है, झूठ, उनका हाइड आउट तो कब का किसी के द्वारा अटैक हो चुका है और अब तो वो लोग राख बन चुके हैं और शायद तुम वही हो जिसने इमोर्टल किंग का फ्रेगमेंट चुराया और वहां से भाग आया। देन वो उस एरो को एक साइथ में बदल देता है और वो कहता है, वेल अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो एक जोरदार छलांग लगाता है और वो कहता है, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। और ये ट्रू ब्लड वैम्पायर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी स्माइल एक साइकोपैथ्स की तरह थी और उसके अटैक्स भी इतने ज्यादा पावरफुल थे कि हांस भी मुश्किल से ही अवॉइड कर पा रहा था। और एक हमले ने तो हांस के 2 टुकड़े ही कर दिए थे और वो भी कहता है, क्या मैं टूट गया? यहाँ पे वो अपनी डार्कनेस को अनलीश करता है और उसके 2 टुकड़े वापस से जुड़ जाते हैं। ये देख के तो एम्पायर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो भी सोचता है कि इसका डार्कनेस पर कितना अच्छा कंट्रोल है। पर अब भी एमसी यहाँ इसके अटैक से मुश्किल से ही बच पा रहा था और वो इस वैम्पायर की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये सच में एक ट्रू ब्लड कहलाने के लायक है। इसकी ताकत तो बाकियों से कंपेयर भी नहीं की जा सकती। हंस यहाँ इसके सारे अटैक से डॉज किया जा रहा था पर तभी यहाँ पीछे से किसी चीज से टकराता है। वो जब देखता है तो अगले ही पल वो खुद को किसी बैरियर में ट्रैप पाता है और वो छोटा वैम्पायर भी चिल्लाता है, तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से यहाँ से भागने दूंगा? मेरे क्लैन के बेस्ट सॉर्सरर्स ने यहाँ पर बैरियर सेटअप किया है। देन एमसी इस बैरियर की पावर को सेंस करते हुए सोचता है, अगर मैं कोशिश करूं तो मैं इस बैरियर को तोड़ सकता हूं, पर अभी मैं अपनी ताकत से यूज्ड टू नहीं हूं। मुझे ठीक से अपनी ताकत को फील करना पड़ेगा तभी जाके मैं इसका सही से इस्तेमाल कर पाऊंगा। पर ये छोटे वैम्पायर किसी का इंतजार थोड़ी करने वाला है। वो चिल्लाता है कि मैं तेरी स्कल को कुचल के रख दूंगा। वो 2 ब्लड के हाथ बनाता है और उसकी तरफ बढ़ा देता है। वो कहता है कि मैं तेरे फ्रेगमेंट को आराम से निकाल लूंगा और तेरी हड्डियों को भी मसल के रख दूंगा। ये देख के अपना हांस भी मन में सोचता है, लगता है यहाँ से भागने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देन वो हंसते हुए कहता है, याद रखना मैं वॉ ऑफ डिफेंस से हान, मैं तुम्हारी मौत हूँ। भले ही मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ पर मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। फिर वो बच्चों की तरह मन में हंसते हुए सोचता है, ऐसी लाइन्स विलन्स जाने से पहले बोलते हैं और पूरे माहौल को ड्रामेटिक बना देते हैं। चलो हांस का समन कैंसिल करो। वो ब्लडी हैंड हान तक पहुंचने वाले थे पर सबके सामने बैरियर के अंदर से ही हान वहां से गायब हो जाता है और यहाँ पे सर्वेंट्स भी कहने लग जाते हैं, हाँ वो कहाँ गया? दूसरे सर्वेंट कहता है, मुझे नहीं पता, पर उसके डायलॉग तो सच में बहुत ही घटिया थे। पर ये ट्रू ब्लड वैम्पायर कुछ नहीं बोलता, वो बिल्कुल ही शांत रहता है। उसके चेहरे से पसीना टपकने लग जाता है और वो भी हैरानी से बोलता है, पर वो बैरियर के अंदर से कैसे भाग सकता है? पर तभी ऊपर से जो वैम्पायर नजर रखे हुए था उसकी छाती में एक तीर आके लगता है और वो उसकी डेड बॉडी सीधा इन लोगों के पीछे जाकर गिरती है। इन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आता, ये लोग भी पीछे मुड़ के देखते हैं। पर जब ये वैम्पायर इस एरो को देखता है उसके चेहरे से पसीना आने लग जाते हैं। वो तुरंत ही कहता है, ये तो पैलेडियंस का होली सिल्वर एरो है। और तभी ऊपर से एक और सर्वेंट जोर से चिल्लाता है, लॉर्ड ओवरोस, हमारे पास इस तरफ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। चर्च ऑफ सुप्रीम गॉड से पैलेडियन ऑर्डर इस तरफ आ रहा है। हमें इस पैलेडियन को भी दिखाते हैं, ये भी नारेबाजी करते हुए इन वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए आ रहा था और वो सारे वैम्पायर्स भी चिल्लाते हैं, इन लोगों ने हमें चारों तरफ से सराउंड कर लिया है। ये वैम्पायर भी घबराते हुए सोचता है, वो कमीना लेच। फिर वो अपने हाथ को इतनी जोर से दबाता है कि उसके अंदर से खून निकलने लग जाता है और वो भी सोचता है, क्या यही वो रीजन था कि वो इस सिटी में इतने टाइम तक रुका था और उसने हमें इतने टाइम तक उलझा के रखा और खुद के लिए एक भागने का प्लान बना के रखा था। वो चालू खोपड़ी, भले ही तू कहीं भी भाग जाए पर मैं तुझे खत्म करने के लिए एक दिन जरूर आऊंगा। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर हमें एक चमचमाती हुई बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सूरज सर पे आ चुका है और किसी के चिल्लाने की और हंसने की आवाजें आ रही थी। एंड ऑफ कोर्स दीज आर आवर बॉयज। यहाँ दोनों का ही हंसते हंसते हाल बेहाल हो चुका था। यहाँ हान भी कहता है, समन को कैंसिल करना तो सच में एक चीट कोड है। फिर हान स्टेज पे चढ़ते हुए फिर से वही लेम डायलॉग मारने लग जाता है, याद रखना मैं हूँ हान, वॉ ऑफ डिफेंस से। ये बेकार डायलॉग सुन के तो एमसी को भी शर्म आने लग जाती है। फिर ये सीधा बेड पे जाता है, अपने पैरों से चदरे को खुद के ऊपर डालता है और वो कहता है, व्हाट द हेल, ये किस तरह की टिपिकल विलन डायलॉग लाइन है, मैं तो शर्म से ही यहाँ मारा जा रहा हूँ। फिर वो बेड पे आराम से बैठता है और अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए खुद को शांत करने लग जाता है और वो कहता है, मैंने ऐसा
बोला भी क्यों, क्या मैं पागल वागल हो गया था क्या? पर हांस भी यहाँ बगल में अपनी खोपड़ी उतार के उसको साफ कर रहा था। वो कहता है वेल शायद ये सच भी है, मुझे तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। फिर एमसी कुछ सोचने लग जाता है और हांस अपनी खोपड़ी साफ करते हुए कहता है मैंने अकेले के दम पे एक वैम्पायर्स के ग्रुप को खत्म कर दिया और एक बदकिस्मत लड़की और एक पूरी की पूरी सिटी को बचा लिया। फिर एमसी भी मुस्कुराते हुए कहता है वैसे ये देखा जाए तो सेंस बना रहा है, मैं खुद को हीरो के जैसा फील कर रहा हूँ। फिर एमसी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है ठीक है, तो अब मैंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है उस वर्ल्ड में, तो अब मुझे बहुत सारे कर्मा पॉइंट्स मिलने चाहिए। या हान भी अपनी खोपड़ी को एडजस्ट कर लेता है। फिर एमसी बड़ी खुशी से अपने कर्मा शॉप को ओपन करने का ऑर्डर देता है। उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाती है और वहां पे वो कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो अपनी आंखों पे ठीक से भरोसे नहीं कर पा रहा था। वो नंबर देखता है कर्मा शॉप में बैलेंस के अंदर लिखा था 700,000 और वो कहता है मैंने लास्ट टाइम लगभग पूरे ही कर्मा पॉइंट्स खत्म कर दिए थे अपने एनहांसमेंट में, फिर ये इतना ज्यादा कैसे बचा है? फिर वो थोड़ा मुस्कुराते हुए सोचने लग जाता है कि क्या मैंने ये जो वैम्पायर्स और डार्क मेजेस के बीच में लड़ाई छिड़वाई है उसकी वजह से तो नहीं हुआ है। देन वो ये सब छोड़ते हुए कहता है वेल ज्यादा पैसे से किसी ही प्रॉब्लम होती है। देन वो सोचता है क्या मुझे अपनी यूनिक स्किल को एनहांस करना चाहिए। देन वो उसके ऊपर क्लिक करता है। जैसे ही वो अपनी यूनिक स्किल के ऊपर क्लिक करता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लग जाती है। एक नोटिफिकेशन आती है तुम्हारे समनिंग अवतार्स की लिमिट इंक्रीज हो गई है। तो एमसीबी से फील करते हुए कहता है ओ मेरे अवतार्स के नंबर ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्या मुझे इसके अलावा कोई एडिशनल स्किल्स भी मिलेंगी? फिर एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें एक नई स्किल मिली है पर्सोना। जिस देख के अपना एमसीबी हंसने लग जाता है और वो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, क्या ये पर्सोना मेरी माइंड हाउस स्किल्स के जैसा है? फिर एमसी जब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ता है वो पहले तो बहुत हैरान हो जाता है, फिर वो जोरों से हंसने लग जाता है और हमें इस स्किल के बारे में बताते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जो अपने अवतार को एक वेसल की तरह इस्तेमाल करता है और अपने इमोशंस को उसके अंदर ट्रांसफर कर सकता है। फिर एमसी हंसते हुए सोचता है यहाँ तुम्हारी ग्रोथ किस टाइप की होगी, तुम्हारे पास कैसी यूनिक स्किल्स आएंगी, ये सब कुछ प्लेयर के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिस प्लेयर को जिस चीज की जरूरत होगी सिस्टम उससे वही चीज देता है। और अपना एमसी फिर सोचता है तो सिस्टम को क्या लगा मुझे इस स्किल की जरूरत है, मेरे ख्याल से मैं समझ रहा हूँ कि मुझे ये स्किल क्यों मिली है। और वो पास्ट को याद करते हुए कहता है मैंने अपनी लाइफ में अजनबियों से कनेक्शंस बनाए, मैंने लोगों की मदद की और अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को भी हराया। एंड देन वो अपने आप को और हान को इमेजिन करता है और वो कहता है मैं जो 2 साल से एक ही रूम में घुसा हुआ है वो इतना सब कुछ कैसे कर पाया? सच्चाई तो ये है मेरे लिए ये सब कुछ अब भी एक गेम ही है, कोई रियल लाइफ नहीं है। सच्चाई तो ये है कि मैं अब भी उसी रूम में घुसा हुआ हूँ। फिर वो बिल्कुल सैड एक्सप्रेशन के साथ सोचता है जो सच्चाई में इतने टाइम से छुपा रहा था, अवॉइड कर रहा था, वो अब बिल्कुल मेरे सामने है। फिर वो अपने ही इमोशंस को फील करते हुए सोचता है जितना भी अकेलापन, उदासी, गुस्सा जो मैंने अब तक दबा के रखा है, मेरे अब तक के जमा किए हुए सारे नेगेटिव इमोशंस हान को एक वेसल मानते हुए मेरे सारे सड़े दबे इमोशंस को ट्रांसफर करो। और उसके सारे नेगेटिव इमोशन डार्क ऑरा के थ्रू सारे डिसअपेयर हो जाते हैं। और अपना एमसीबी फील करता है और वो कहता है आई गेस मुझे अब रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, पर मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरे सारे इमोशन गायब हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे इमोशन को किसी अलग से किसी ड्रॉर में रख दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि हान ने ये सारे इमोशन को एब्जॉर्व किया है, क्या अब वो ठीक फील कर रहा है? तो हान कहता है चिंता मत करो, दर्द, उदासी, डिसअपेयर ये सारे नेगेटिव इमोशन तो मेरी जिंदगी के साथी हैं। अब ये सच में मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं डाल रहा है। यहाँ अपना एमसी सोचता है नहीं ऐसा ये सब कुछ मैंने अभी कुछ भी नहीं बोला था, इसने रिस्पॉन्स किससे किया? पर बिना मेरे रियलाइज किए इसकी टोन भी बदल गई और एमसी की शक्ल से ही पता चल रहा है कि वो कितना डरा हुआ और घबराया हुआ है। और वो हान की बॉडी में जाने की ट्राई करता है, वो एकदम से उसकी बॉडी में चला भी जाता है। वो देखता है फिर वो एकदम से हंसने लग जाता है और वो कहता है हो अब मुझे समझ में आया, अब मेरे अवतार के पास खुद के इमोशंस हैं, तो इसका मतलब उसके पास खुद की पर्सनैलिटी भी आ गई है। यहाँ अपनी एमसी की बॉडी अभी भी कांप रही थी और वो कहता है तो अब क्या करना है? पर तभी इसको एक एक्सप्लोरर की आवाज आती है और वो जाके देखने लग जाता है। वो सामने ही वहाँ पे बहुत सारा धुआं निकलते हुए दिखाता है। वो कहता है क्या यहाँ फिर से एक विलन आ गया सिटी में? यहाँ की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही है। फिर वो डर के मारे अपना सर पकड़ लेता है और वो कहता है अब मुझे नहीं करना, ये सब कुछ गार्डियंस हैंडल कर लेंगे। अब ये ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार की तरह मेरे सामने ही हो रहा है ये सब, इसके अलावा इससे मेरा तो कुछ लेना देना है ही नहीं। तभी हान कहता है क्या तुम्हें इविल लोगों को खत्म करने के लिए किसी रीजन की जरूरत है? तभी हान इसके सामने आ जाता है और एमसी भी थोड़ा शांत होता है और अपने हाथों को नीचे करता है और वो इसकी आंखों में देखता है। और हान के अंदर अपने नेगेटिव इमोशन को ट्रांसफर करने की वजह से अब एमसी सब कुछ साफ साफ फील कर पा रहा था कि ये सब कुछ उसका रोजमर्रा का एक्शन ही है जब वो रोज सब कुछ इग्नोर करते रहता था। यहाँ सच्चाई तो ये है कि मैं ही सबसे ज्यादा इन दुश्मनों को खत्म करना चाहता हूँ, पर मैं शुरुआत से ही ये सब कुछ इग्नोर करने के लिए बहाने ही बनाता जा रहा था क्योंकि मेरे पास उतनी हिम्मत थी नहीं। फिर एमसी हान की बॉडी में घुसता है और अपने लिए एक डार्कनेस से मास्क बनाता है और वो कहता है जैसे इस दुनिया में केओस फैलता जा रहा है और चारों तरफ बस ऐसे ही लोग घूमते जा रहे हैं जो कानून को कुछ समझते ही नहीं। देन वो उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लग जाता है और वो कहता है तो अब मैं इनके लिए कानून बनूंगा।
फिर वो इसी डार्क ऑरा के साथ गायब हो जाता है और हमें किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई डार्क ऑरा दिखाया जाता है। ये हांस ही होगा और उसी के सामने दो लोग बात कर रहे थे। एक कहता है डैम इट, आखिर ये अब कितनी बार हो चुका है। दूसरा कहता है हाँ, उन कमीनों ने अब इन टेरर अटैक्स को खुद प्लानिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। तो पहला कहता है पर अभी तक हमने किसी तरीके की रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं बनाई है। और इन दोनों के ऊपर वाली बिल्डिंग पे हम साफ साफ देख पा रहे थे कि हाँ अपना एमसी ये सब कुछ सुन रहा था। तो वो भी सोचता है ओ तो इन अपराधियों ने खुद का ही एक फैक्शन बना लिया है, पर बदकिस्मती से ये सिचुएशन पहले ही खत्म होने वाली है। लेकिन अगर मैं अब खाली हाथ लौटूंगा तो ये थोड़ा शर्मनाक होगा। तो डार्कनेस के थ्रू किसी तरह की बॉल्स को बनाने लग जाता है, उसके अंदर अपने पावर्स को इन्फ्यूज करता है, जिसके अंदर से वो बॉल्स के अंदर से एक आंख ओपन होने लग जाती है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान ने अपनी डार्क पावर से कुछ अजीब तरीके की आंखों को बना लिया था और वो इन आंखों को रिकॉग्निशंस के लिए भेज देता है। ये आंखें एक तरीके का सीसीटीवी कैमरा की तरह एक्ट करेंगी और ये लोगों की इंफॉर्मेशन पता करेंगी। भले ही दुश्मन बंद दरवाजे में हो या कितनी भी छोटी सी जगह में हो, ये आंखें डार्क पावर के थ्रू किसी के भी आर पार जाके देख सकती है। फिर हमारा सीन एक ऐसे पर्सन पे आ जाता है जो अपनी सिगरेट पी रहा था और उसकी सिगरेट में बहुत सारी राख जमा हो गई थी। तो वो इस राख को खाली करने के लिए कोई एस्ट्रे मांग रहा था। तो उसका साथी एक इंसान को पकड़ के ले आता है और वो कहता है ये लो तुम्हारे लिए एक इंसानी एस्ट्रे। ये बंदा भी इसकी शक्ल पकड़ के हंसने लग जाता है, फिर अपनी सिगरेट को इसकी तरफ बढ़ाता है और वो कहता है तुम सच में बेस्ट एस्ट्रे हो। और हमें दिखाते हैं ये सब कुछ इस डार्क आई ने नोट कर लिया है। फिर हमारा सीन दूसरी जगह पे आता है, कहीं पे कोई चिल्ला रहा होता है। यहाँ दो माँ बेटों को दिखाते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो थर थर कांप रहे थे एक बंदे से और वो कह रहे थे हम कहाँ ही जाके भाग सकते हैं, प्लीज ऐसा हमारे साथ मत करो। इनके सामने हमें एक बंदे को दिखाते हैं जिसने अपने हाथ में कोई बेल्ट जैसा किसी चीज को पकड़ के रखा है और वो इसको उठाते हुए कहता है मेरे से झूठ मत बोलो। हमें दिखाते हैं इस क्राइम को भी उस डार्क आई ने नोट कर लिया है। फिर हमारा सीन फिर से चेंज होता है, हमें किसी क्रोबार से खिड़की को टूटते हुए दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं वहां से एक चोर अंदर आ गया है। वो हंसते हुए सब कुछ यहाँ पे लूटने लग जाता है और ये डार्क आई ये सब कुछ भी नोट कर रही थी। फिर हमारा सीन एमसी पे जाता है जो कि सोच रहा था मुझे यहाँ से सब कुछ दिख रहा है और मैं इन सब कचरों को साफ कर दूंगा। फिर एमसी यहाँ से तुरंत ही गायब होकर बाकी सबको एक एक करके पनिशमेंट देने लग जाता है और वो सोचता है कि ये पनिशमेंट बाकी लोगों के दिलों में मेरी दहशत फैला देगी और मैं अब इनके दिमाग में इतना पावरफुल ट्रॉमा छोड़ूंगा जिससे इनकी सोल भी अंदर से कांप उठेगी। वो राई के बीज इस दिन को हमेशा याद रखेंगे। जब वो बीज फिर से उगने लगेंगे तो मुझसे डार्कनेस में फिर से मुलाकात करेंगे। और बस हमें इसके बाद नहीं बताया जाता कि इन लोगों के साथ और बाकी क्या हुआ, बस हमें उनकी चीखें ही सुनाई देती हैं। देन एमसी बाहर जाता है और अपनी डार्कनेस की पावर को फील करते हुए कहता है हाँ मैं अब इसको और भी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, पर मुझे इसको और भी अच्छे से टेस्ट करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाते हैं कि उसने टेस्ट करने के बहाने से बहुत सारी नई आंखें और बना ली होती हैं और वो भी सोचता है कि मैं इस शहर को पूरी तरह से प्योरीफाई कर दूंगा। फिर हमारा सीन चेंज होकर सुबह के टाइम पे आता है जहां पर एमसी बिल्कुल थकान के मारे अब अंगड़ाइयां मारने लग जाता है और वो कहता है मैंने पूरी रात इस कचरे को साफ किया है। वैसे तो ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है, मैंने अंधेरे में रखे इन सबको पनिशमेंट दी और अब मैं एक अनोनिमस हीरो की तरह फील कर रहा हूँ। वैसे तो ये आई ऑफ डार्कनेस भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है, पर इसकी लिमिटेशन भी क्लियर है। जब ये लाइट के कॉन्टेक्ट में आती है तो इसकी पावर कमजोर होने लग जाती है और ये धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। मुझे इससे भी अच्छा एक एफिशिएंट तरीका ढूंढना पड़ेगा अपने दुश्मनों को लोकेट करने के लिए। मैं ऐसे ही शहर में अनडेड्स तो नहीं छोड़ सकता, तो अब मुझे और क्या करना चाहिए। पर तभी यहाँ एमसी अपना तरीका ढूंढ रहा था, पर तभी एक कबूतर आके अपने एमसी के ऊपर ही हक देता है। ये देख के तो अपना एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इन पे चिल्लाने लग जाता है। गालियां देते देते इसके मुंह से निकल जाता है कि मुझे इनको मार के सीधा अनडेड बना देना चाहिए। पर तभी ये बात को अपना एमसी अच्छे से नोटिस करता है और वो कहता है हाँ कुछ ऐसी आंखें जो हर जगह पर हैं, ये तो इनविंसिबल रहेंगी और ये आसानी से मूव भी कर सकती हैं। बस यही मुझे एक फैमिलियर चाहिए। फिर हमें इन फैमिलियर्स के बारे में बताते हैं। फैमिलियर्स कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको डार्क मैजिक द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ध्यान रखना इनको कंट्रोल किया जाता है, ये अनडेड्स नहीं होते। देन हमारा सीन वापस से एमसी पे आता है जहां पर बहुत सारे कबूतर इसी के ऊपर घूम रहे होते हैं। अपना एमसी सोचता है यहाँ ये मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा। ये जोर से चिल्लाते हैं तो सारे कबूतर इसके पास से उड़ जाते हैं। देन हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर आ चुका है किसी गॉब्लिन डैन में। ये गॉब्लिन डैन पहले हुआ करता था, अब तो ये एमसी का डैन है। और हमें दिखाते हैं उसने बहुत सारे पिंजरों में अलग अलग जीव को भी रखा हुआ था और वो सोचता है कि ऐसा ही अच्छा होगा कि ये ऊपर से तो भले नॉर्मल सा एनिमल लगे पर अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। पर अगर मैं इनको ऑर्डिनरी दिखाने के लिए अपना मैजिक का इस्तेमाल करूं, पर इससे तो इनकी ताकत ही कम हो जाती है। देन एमसी अपनी ताकत को कंट्रोल करते हुए बहुत ही केयरफुली अपने मुंह से ही डार्क ऑरा को रिलीज करता है और इसी पेट के ऊपर थ्रो करता है। और वो इस टाइम पे इन्फेक्टियस इंस्लेवमेंट मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसका भी फाइनल वर्जन। और बस थोड़ी देर में वो उसे कंप्लीट भी कर देता है। और अब आने वाला है ऑर्डिनरी और सबसे पावरफुल बीस्ट। ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, इससे तो अपना एमसी भी घबरा जाता है और यहाँ पे वो बिल्ली भाग जाती है। फिर हमें बताया
बताया जाता है कि इसने 3 हफ्ते तक लगातार इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया पर कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिले और अब उसके पास बस एक कबूतर ही बचा था जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है और वो सोचता है कि मुझे इसमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा। पर एमसी जैसे ही कबूतर को बाहर निकालने लगता है कबूतर तो इसी को चोंच मारने लग जाता है। एमसी भी अपनी डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। वो कहता है चुपचाप एक जगह पर तो बैठा रहना। देन वो अपनी मैजिकल पावर को कंट्रोल करता है और एक स्पेसिफिक अमाउंट में मैजिकल पावर इसके अंदर इंजर्ट करने लग जाता है और वो फिर से उसी मैजिक का इस्तेमाल करता है, इन्फेक्टियस इंस्ट्रूमेंट मैजिक फाइनल वर्जन रिवीजन 2, और थोड़ी देर में वो इसे कंप्लीट भी कर लेता है और हमें दिखाते हैं वो कबूतर फुल स्पीड में एकदम से निकल पड़ता है और अपना एमसी भी इससे हैरान हो जाता है। पर वो बस इस चीज से खुश था कि ये ऑर्डिनरी तो लग रहा है पर इसके अंदर से अब भी डार्क ऑरा निकल रहा है और एमसी को बस एक चीज टेस्ट करनी थी कि क्या ये एक कबूतर बाकी कबूतरों को भी इन्फेक्ट कर पाता है। ये कबूतर जाके बाकी कबूतरों के साथ ही खाना खाने लग जाता है और हमें थोड़ी देर में दिखाते हैं बाकी कबूतर भी इन्फेक्ट हो चुके थे। अपना एमसी सोचता है ये तो सक्सेसफुल रहा और मैं फील कर सकता हूँ बाकी इन्फेक्टेड क्रिएचर्स भी मेरी आंख और कान की तरह काम कर रहे हैं। फिर एमसी इन सारे कबूतरों को उड़ने का ऑर्डर देता है और वो इनसे कहता है कि मेरे लिए जाओ और मेरे दुश्मनों को ढूंढो। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें कुछ कबूतरों को आसमान में उड़ते हुए दिखाते हैं जिन्हीं के नीचे कुछ नाइट्स और आर्च बिशप था। यहाँ पर ये आर्च बिशप किसी तरह की पावर का इस्तेमाल कर रहा था जहां पर उसे याद आ रहा था कि वही जो आईएमसी के जो लास्ट डायलॉग थे, याद रखना मैं हूँ हांस वाओ डिफेंस से मैं वापस आऊंगा, मैं हूँ तुम्हारी मौत। अब वही डायलॉग्स को ये यहाँ पे याद कर रहा था पर पीछे से एक नाइट आके इसे डिस्टर्ब कर देता है। ये आर्च बिशप कहता है ओ सर टक्सन आप आ गए। ये नाइट टक्सन बताता है कि हमने जो पिछली बार वैम्पायर्स को एक छापे में पकड़ा था उससे हमें ये तो पता चल गया है कि ये वैम्पायर्स इमोर्टल किंग के डिसेंडेंट के साथ मिलके तो काम नहीं कर रहे हैं। पर ये बिशप कहता है हमें और भी क्लूज ढूंढने की जरूरत है। इवन भले हम ये सब भी कर रहे हैं उस टाइम पे भी वो इमोर्टल किंग ग्रो करता ही जा रहा है। पर तभी उसका क्रेस्ट चमकने लग जाता है। इससे तो बिशप भी हैरान हो जाता है और हमें पता चलता है इससे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और इस बिशप को भी पता था कि आखिर उससे कांटेक्ट कौन ही कर सकता है। वो क्रेस्ट को अपने रिस्पेक्टफुली दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है यस सेंटेस आपने मुझसे कांटेक्ट किया। उधर से सेंटेस कहती है हाँ आर्च बिशप लेटियस। भाई ये नाम मुझे किसी तरह की गाली की तरह क्यों साउंड हुआ मुझे भी नहीं पता। हमें दिखाते हैं यहाँ पर वो सारी सेंटेंस वगैरह होती हैं वो किसी जाइंट सी मूर्ति के सामने बैठी थी जहाँ पर बहुत ज्यादा ग्लो निकल रहा है और शायद यहीं से ही वो कांटेक्ट कर रही हैं। और ये सेंटेंस बताती है कि मुझे यहाँ से इमोर्टल किंग की प्रेजेंस का फिर से आभास हुआ है, वो आप ही की तरफ में नॉर्थ वेस्ट साइड में किसी केव के अंदर है। ये जानकारी सुन के आर्च बिशप भी इसको थैंक यू कहता है और वो कहता है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे जरूर खरा उतरूंगा। फिर हमारा सीन चेंज होकर एमसी के डेन पे जाता है। ये डेन भी बहुत ज्यादा खूबसूरत सी लग रही है। यहीं पे अपना एमसी बिल्कुल अलती पलती मार के बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि मैंने अपने फैमिलियर्स आसपास फैला दिया है और जैसे ही किसी मॉन्स्टर को देखेंगे वो सीधे मुझे इन्फॉर्म करेंगे। अब बस मुझे एक चीज को टेस्ट करना है कि वो उनकी इन्फॉर्मेशन वो सही से मेरे पास भेज पा रहे हैं कि नहीं। वो अपनी आंखें बंद करके सब कुछ सेंस करने लग जाता है पर वो नोटिस करता है कि अपने फैमिलियर्स की जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा अजीब सी लग रही है और वो सरफेस पे बहुत अजीब तरीके से भाग रहे हैं और वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। फिर भी अगर कोई इतना पावरफुल मॉन्स्टर वहां पर है भी तो उन्हें उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे भेजनी चाहिए तुरंत ही। पर क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इंसान हो? हाँ ऐसा हो सकता है कि मेरे फैमिलियर्स ने इंसानों का सामना किया है तो इससे तुरंत रिएक्ट करता है और वो कहता है इंसान तो इसी तरफ आ रहे हैं, क्या उन्होंने यहाँ पर एम्बुश बिछा के रखा है? फिर वो एक कबूतर की आंखों से देखने लग जाता है और वो कहता है अनबिलीवेबल, इतने सारे लोग अपनी प्रेजेंस छुपा के मेरी तरफ आ रहे हैं। पर तभी ये होली ऑर्डर का एक तीर आता है सीधा कबूतर के आर पार निकल जाता है और वो कबूतर वहीं पे ही मारा जाता है। वहीं पे वो नाइट कहता है वाव डिफाइंस से हाँ तुम्हारी ये ट्रिक्स हमारे ऊपर काम नहीं करेंगी। फिर वो उस गुफा में एंटर कर जाता है और हान के सामने आ जाता है और वो कहता है डिवाइन की आंखों से किसी तरह की इविल नहीं बच सकती और अब तुम कहीं नहीं भाग सकते, शांति से सरेंडर कर दो या फिर गॉड के जजमेंट का सामना करो। और एमसी भी इस नाइट के गले में लटका हुए ये क्रिस्ट देख के समझ जाता है ये हॉली ऑर्डर से एक पैलेडियन है। इन्हें देख के तो एमसी भी अपने हाथ खड़े कर लेता है और वो भी मन में सोचता है इनकी डिवाइन पावर मेरी डार्क पावर को बिल्कुल ही अपोज करती है, ये थोड़ा मेरे लिए खतरनाक है। फिर हान कहता है डिवाइन ऑर्डर के लोगों तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? पर वो पैलेडियन को जवाब देने की वजह सीधे ही अपनी डिवाइन स्वॉर्ड लेके हमला कर देता है। इससे तो एमसी बहुत हैरान हो जाता है। अचानक से हुए हमले की वजह से एमसी पीछे जाके गिरता है और वो पैलेडियन कहता है मैंने तुझे बोलने का कब बोला? फिर वो अपनी तलवार इसके आगे कर देता है और कहता है कि ऐसा सोचना भी मत कि तू अपनी मीठी मीठी जुबान से मुझे बहका सकता है। तो एमसी भी नीचे पड़े पड़े हुए कहता है तुम जितने बेवकूफ दिखते हो उतने ही बेवकूफ हो। पर वो मन में सोचता है कि अगर ये लोग यहाँ पर अब आ ही गए हैं तो मैं इन लोगों के साथ थोड़ा खेलता हूँ और फिर यहाँ से भागने के बारे में सोचूंगा। फिर अपनी डार्क पावर से पैलेडियन पे अचानक से हमला कर देता है। इससे तो पहले ये पैलेडियन भी थोड़ा हैरान होता है पर वो कहता है कि तुम इस क्लमजी सी ट्रिक से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देन वो अपने हाथ को ऊपर करते हैं जिससे बहुत ज्यादा लाइट निकलने लग जाती है और जोर से चिल्लाता है कि तुम गॉड के मैसेंजर को धोखा नहीं दे सकते और एकदम से अपनी तलवार को हान के छाती के आर पार कर देता है। इससे तो हान की भी चीख निकल जाती है और वो अपनी कांपती आवाज में कहता है पर मैंने तो अभी तक कोई क्राइम भी नहीं किया, क्या तुम ऐसे ही एक इनोसेंट को पनिश करने वाले हो? फिर ये पैलेडियन कहता है कि चुप रहे, जिस टाइम पे तूने इस डार्क रास्ते पे चलने का शुरू किया था उसी टाइम पे तूने डार्क लोगों
लोगों के जैसा ही बन गया था। तो एमसी चिल्लाता है ये किस तरह का घटिया लॉजिक है, और वो अपनी डार्क ऑरा को गैदर करने की ट्राई करता है पर कुछ भी नहीं होता। वो डार्क ऑरा तुरंत ही गायब हो जाता है और वो कहता है जैसे यहाँ पर ये लोग आए हैं वैसे ही मेरी डार्क पावर काम ही नहीं कर रही है, और पैलेडियन का पंच सीधा आके एमसी के मुंह पे ही जाके लगता है और वो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि पूरी केव भी वहां से धमाके के साथ उड़ जाती है। और हमें कुछ लोगों को दिखाते हैं जैसे ही एमसी धमाके से बाहर आता है, यहाँ पर कोई चिल्लाता है ये लोग बाहर आ चुके हैं, हेमंस को तैयार करो। अब मुझे नहीं पता हेमंस क्या होता है, पर ये लोग गाना गा रहे हैं। ये किसी टाइप का होली सॉन्ग या डिवाइन सॉन्ग वगैरह कुछ होता होगा, पर इससे एमसी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। एमसी का सर चकराने लग जाता है और वो कहता है ये सॉन्ग मुझे कमजोर कर रहा है। एमसी अपनी मुट्ठी बनाते हुए सोचता है मैं इन लोगों को मार सकता हूँ इन्हें चुप करने के लिए, पर मैं इनोसेंट लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यहाँ एमसी ज्यादा कुछ कर नहीं रहा था, पर तभी वो नाइट एकदम से यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कोर मेंबर्स, और वो सीधे अपनी तलवार को निकाल के सीधा अपने एमसी के अंदर ही धंस जाता है और वो कहता है अभी टाइम है, जल्दी करो, बांध दो इसे। यहाँ हान तो यह कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो अपने डार्क पावर को समन करने की ट्राई करता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। यहाँ हेमंत को दिखाते हैं ये लोग गाना गा रहे हैं और इनके पीछे से कुछ डिवाइन चेन्स निकलती हैं जो हान की हड्डियों तक को पकड़ लेती हैं। ये देख के एमसी भी सोच रहा था कि मैंने अपना कुछ ज्यादा ही गार्ड डाउन कर लिया है, अब मैंने इन पे कुछ ज्यादा ही नरमी बरत ली है। इन चेन्स ने हान को पूरी तरीके से जकड़ लिया था और वो मन में सोचता है डैम इट, मैंने अपना गार्ड कुछ ज्यादा ही डाउन कर लिया था, थोड़ा तो रेसिस्ट करना चाहिए था, पर अब मेरी तो हड्डियां तक कांप रही है, मैं थोड़ा सा हिलडुल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे ब्लैक मैजिक भी कोई काम नहीं कर रहा। फिर इन हेमंस की तरफ देखते हुए सोचता है ये चेन्स, ये गाना, ये मेरी पावर्स में इंटरप्शन, ये सब कुछ सेटअप किया गया है मुझे भागने से रोकने के लिए। तो एमसी टक्सिन से कहता है तुमने मुझे पकड़ने के लिए सच में बहुत एफर्ट लगाए हैं। तो टक्सिन भी कहता है जैसा कि सोचा था, कोई भी इविल चीज इन चेन्स से नहीं भाग सकती, तो क्या तुमने हार मान ली है? तो एमसी बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिससे तो टक्सिन भी बहुत हैरान हो जाता है। फिर हान एक खतरनाक सा लुक देते हुए कहता है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मुझे नहीं लगता यहाँ बातचीत से समाधान निकालने का कोई जरिया है, तो अब यहाँ से हमारे रास्ते अलग होते हैं। चर्च के चमचों, अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। पर तभी टक्सिन अपने हाथ में एक होली स्पीयर सा कुछ बनाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, पर क्या तुझे लगता है कि मैं बस खड़ा होकर तुझे भागते हुए देखता रहूंगा? देन वो फुल स्पीड में अपना होली स्पीयर इसी की तरफ लॉन्च कर देता है और ये स्पीयर भी फुल स्पीड में जाता है और अपना एमसी सोचता है हाँ ये सब कुछ यूजलेस है, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारी ये चेन्स कितनी ज्यादा तेज है। और बस अगले ही पल जैसे ही वो स्पीयर एमसी को हिट होने वाला होता है वो अपने समन को कैंसिल कर देता है और तुरंत ही वो यहाँ से गायब हो जाता है। इससे तो टक्सिन के भी पसीने छूटने लगते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहता है अनबिलीवेबल, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, वो इन चेन से कैसे भाग सकता है, आखिर ये बंदा है कौन? यहाँ हमारा सीन फिर से अर्थ पे आ जाता है जहाँ पर अपना एमसी बेड पे लेटे लेटे बहुत जोर से हाँफ रहा है। वो कहता है कि अब ये खेल बहुत ज्यादा परेशानी भरा हो रहा है। फिर वो मन में सोचता है कि अब मेरे पास बहुत बहुत ज्यादा दुश्मन हो चुके हैं, क्या मैं चारों तरफ कुछ ज्यादा ही तबाही मचा रहा हूँ? पहला शैडो फैक्शन में वाव ऑफ डिफेंस मेरा दुश्मन है, दूसरा दुश्मन है वेम्पायर क्लैन का वार्कोस लैक, और इसके साथ साथ इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी शक्ति द ग्रैंड डिवाइन ऑर्डर। तभी इसके दिमाग में एक बात खटकती है। वो तुरंत ही कर्मा शॉप ओपन करने के लिए सिस्टम को ओपन करता है और वो सोचता है मुझे अब तक इतने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, क्या ये हो सकता है कि उसका रीजन? नहीं, अब मुझसे ये मत कहना। ये सोचते ही उसकी आत्मा कांप जाती है। वो सोचता है कि क्या वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं पूरे कॉन्टिनेंट से दुश्मनी मोल ले रहा हूँ? इस टाइम पे वो सच में अपने आप को एक इविल कैरेक्टर मानने लगा था, पर तभी वो एकदम से अपने सर हिलाता है। वो कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, इसको हम बाद में सोचेंगे, अभी के लिए हम अपने ओरिजिनल प्लान पे फोकस करते हैं। फिर वो फिर से हांस दी ग्रेट खलनायक बन के आ जाता है इसी शहर में और बिल्लियों के पास, और वो कहता है कि चलो अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखते हैं। वो सामने ही देखता है कि एक ही बिल्ली ने बहुत सारी बिल्लियों को अब इन्फेक्ट कर दिया है, और वो कहता है कि बस कांटेक्ट करने से ही मेरा ब्लैक मैजिक दूसरे के अंदर एक स्प्रेड हो जाता है, और ऐसे ही करते करते मेरे आंख और कान पूरे शहर में फैल जाएंगे। फिर वो अपने इन्फेक्टेड एनिमल्स को सेंस करने की कोशिश करता है। वो देख पा रहा था कि हर गली में उसके इन्फेक्टेड एनिमल्स थे, और वो कहता है कि जल्द ही ये पूरी कोरिया की सोल सिटी मेरे कंट्रोल में होगी। तभी उसे एक अलर्ट सिग्नल मिलता है। वो तुरंत ही रिएक्ट करता है और सीधे ही उस बिल्ली को आंखों से देखने लगता है। वो सोचता है क्या वो लोग यहाँ पे पहले ही आ चुके हैं? वो बिल्ली की नजरों से आगे देखने की कोशिश करता है, पर किसी टाइप का बैरियर उसकी नजरों को रोकने लगता है, और हमें अंदर को दिखाते हैं जहाँ पर कोई हेल्प के लिए आवाज लगा रहा था, और हमें अंदर दिखाते हैं यहाँ एक लड़की किसी से दया की भीख मांग रही थी, और ये बंदा अपने हाथों में चाकू लिए इसी लड़की की तरफ बढ़ रहा था। ये लड़की अपनी जान बचाने के लिए हर वो कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर तभी लड़की देखती है कि उसके ऊपर एक खिड़की है जहाँ से कोई पर्सन गुजर रहा है। इससे उसे एक उम्मीद की किरण मिलती है। वो तुरंत अपनी हिम्मत जुटाती है और तुरंत खिड़की पे लटक जाती है। वो कहती है मिस्टर मैन प्लीज, ग्लासेस वाले पर्सन प्लीज हमारी मदद करो, मुझे यहाँ किसी ने किडनैप कर लिया है। पर वो पर्सन तो इस लड़की के ऊपर ध्यान भी नहीं देता और तुरंत ही वहां से जाने लगता है। ये लड़की देखती है कि वो पर्सन तो जाते ही जा रहा है, फिर वो जोर से चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज मेरी मदद करो, हेलो। ये दया की पुकार लगाई रही थी, पर तभी इसे कोई पीछे से बालों से खींचता है, जिससे इसकी भी जोर से चीख निकल जाती है। वो पर्सन कहता है ये सब कुछ यूजलेस है। फिर हमें दिखाता है ये बहुत ही भद्दस देखने वाला अगली टकला इंसान है। ये हंसते हुए कहता है हाँ तुम जित
जितना चाहो उतना चिल्ला सकती हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना जोर से चिल्लाओ, मेरी एबिलिटी की वजह से तुम्हारी ये चीखें तुम्हारी ये तरफ सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। फिर वह इसके बालों को और भी जोर से खींचने लग जाता है और वो कहता है क्या हुआ, तुम आप क्यों नहीं चिल्ला रही हो, और जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज सच में बहुत प्यारी है। और बगल में हम कुछ माइक्स को भी देख पा रहे हैं, शायद ये बंदा कुछ तो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। फिर वो घटिया डिस्कस्टिंग ज़ॉम्बीज की तरह अपनी जुबान निकालता है और चाकू चलाने की तैयारी करता है और वो कहता है कि तुम जरूर ही मेरी टॉप 3 के कलेक्शन में आने वाली हो। पर तभी पीछे से एक दीवार टूटती है, जिससे ये बंदा भी कहता है व्हाट द हेल। पीछे से हांस कहता है जब जब इस धरती पे पाप का घड़ा भरने लगता है एक चिराग क्या बोल रहा हूँ मैं। नहीं, हांस अंदर आता है और वो कहता है तुम्हारी एबिलिटी साउंड सप्रेशन और इनविजिबिलिटी है ना। और जैसे ही हान अंदर आता है चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है और ये पर्सन ये देख के हैरान हो जाता है कि इस बंदे को मेरी एबिलिटी का कैसे पता है। फिर हान एक डरावने लुक के साथ कहता है तुम्हारी ये छोटी मोटी एबिलिटीज मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी और आज के बाद तुम्हारी ये घिनौने काम खत्म होते हैं। पर इस बुड्ढे को अब भी अपनी सिचुएशन का पता नहीं चला है। ये बंदा सीधे इस लड़की की गर्दन पकड़ लेता है और वो कहता है तू है कौन बे, क्या तू गार्डियन से और तू अंदर कैसे आया। शायद इसे पता नहीं शहंशाह पे गोलियों का भी ऐसा नहीं होता, वो जब चाहे जहां चाहे घुस जाता है। ये बुड्ढा कहता है कि यहाँ आगे मत आना वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। पर अपना एमसी कहता है सच में। वो अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है और ये बुड्ढा तो अपना हाथ भी नहीं हिला पाता, वो सीधे ही उस लड़की को आराम से यहाँ से निकाल लेता है। लड़की पकड़ने के बाद अपना एमसी कहता है ओ तो तुम अब क्या करने वाले हो। देनी बुड्ढा भी समझ जाता है कि एक रिटर्नर है, फिर इसकी बॉडी भी कांपने लगती है, लेकिन गुस्से के मारे ये कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा शिकार छीनने की, अब मैं इस लड़की के साथ साथ तुझे भी मारूंगा। लगता है ये बुड्ढा सच में सठिया गया है। ये बुड्ढा बस एक छोटा सा चक्कू लेके अपने एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर होना क्या था, सीधा अपने डार्क पावर से एमसी इसको पकड़ लेता है। वो तो कुछ समझ ही नहीं पाता कि क्या चल रहा है। एमसी इसके हाथ पैर मुंह सब कुछ बांध लेता है और वो कहता है कि तेरी बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि तूने ये काम पहली बार तो नहीं किया है। फिर वो इसके पास आता है और इसके सर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है वेल देन मुझे चेक करना चाहिए। ये उसके सर पे हाथ रखता है और किसी नेक्रोमेंसी ऑफ द डेड स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी मेमोरीज को देखने लगता है कि जहां उसने बहुत सारे बच्चों बड़ों बहुत सारे लोगों को मारा है। और एमसी समझ जाता है कि ये एक सीरियल किलर है। और ये समझने के बाद वो कहता है ठीक है तो अब मुझे और मेमोरीज देखने की जरूरत ही नहीं है, सीरियल किलर्स के लिए तो सिर्फ एक ही सजा है, तुम्हें मौत की सजा मिलती है। देन वो फुल प्रेशर से इसके अंदर अपने डार्क पावर को इंजेक्ट करने लगता है, इससे बहुत जोरों से इसकी चीख निकलने लग जाती है पर वो कुछ कर भी नहीं पाता। देन अपना एमसी कहता है मौत तो तुम्हारे लिए बहुत ही दयनीय सजा होगी, पर कोइंसिडेंटली मुझे भी अर्थ पे कमांड करने के लिए एक अनडेड तो चाहिए होगा, चलो तो तुम्हें ही एक अनडेड बना लिया जाए। देन अपने डार्क पावर को इसके अंदर इंजेक्ट करता है और वो कहता है एक खतरनाक और क्रूअल मेथड जिसके अंदर से तुम्हारी बॉडी से जिंदा रहते हुए सारा खून बाहर निकाला जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी बनाऊंगा। फिर हम दिखाते हैं कि ये सक्सेसफुली एक इंटरमीडिएट अनडेड घास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जोर से चीखें लगाने लग जाता है एकदम ज़ॉम्बीज की तरह। इसे देख के हान कहता है कि ये जरूर फ्यूचर में बहुत यूजफुल होगा। देन वो इसको अपने अनडेड स्पेस में भेज देता है। और हाँ एक नोट के लिए बता दूं कि अभी अपना एमसी दूसरे वर्ल्ड वाला अनडेड स्पेस अर्थ पे ओपन नहीं कर सकता, मतलब कि सिंपल भाषा में बताऊं कि दूसरे वर्ल्ड में अपना एमसी भले कितना ही ताकतवर क्रिएचर बना ले उसे अर्थ पे नहीं ला सकता और इसीलिए अभी उसे अर्थ पे और अनडेड्स को बनाना पड़ेगा ताकि वो इसको सपोर्ट कर सकें। देन वो इस लड़की की तरफ देखता है और वो सोचता है अब इस लड़की का क्या करूं। देन वो सोचता है कि 911 पे कॉल करना चाहिए और वापस जाने से पहले मुझे यहाँ की थोड़ी सी साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। फिर हमारा सीन चेंज होता है, यहाँ पर पुलिस आ चुकी है और इन्होंने सारी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया है। फिर भी लोग आके फोटो वोटो खींचे जा रहे हैं। फिर इस क्राइम सीन में एक बंदा फुल एटीट्यूड में सिगरेट विगरेट पी के अंदर आता है। इसकी शकल से ही पता चल रहा है कि इस बंदे ने बचपन में अपने दोस्तों को खूब बुली किया होगा। फिर हमें इस बंदे का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये एक टीम लीडर है पार्क हेंचुल और ये टीम लीडर है बुरेरू ऑफ स्पेशल एबिलिटीज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन का। ये तो नाम से ही बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लग रही है। तभी इसका टीममेट यहाँ पर आता है और कहता है टीम लीडर हमने यहाँ की फुटेज को चेक कर लिया है और ऐसा लग रहा है ये वही सीरियल किलर है जिसे हम बहुत समय से ढूंढ रहे थे। टीम लीडर अभी सिगरेट पीते हुए कहता है और जिसने वो सीरियल किलर को मारा वो एक रिटर्नर है। देखो अगर तुम लोगों को रिटर्नर का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरे वर्ल्ड से अपनी पावर्स को गेन करके इस वर्ल्ड में आया है और ऐसा एमसी इकलौता नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देन उसका टीममेट कहता है हाँ वो एक रिटर्नर ही होगा, वैसे हमें उस साइकोपैथ की बॉडी नहीं मिली पर यहाँ जो खून के धब्बे थे वहां पर हमें थोड़ा बहुत डार्क मैजिक मिला है। पर एटलीस्ट ये तो अच्छा हुआ जो कभी ना मन ना डिजर्व करता था वो मारा गया। मुझे तो इस केस के नाइटमेट्स भी आते थे, नाइटमेट्स मतलब बुरे सपने। फिर ये टीम लीडर अपने मुंह से लॉलीपॉप निकालता है। हाँ लॉलीपॉप, मुझे तो लगा था ये सिगरेट पी रहा है। अरे मैंने फालतू में इसको बुरा भला कह दिया, ये तो साफ सुथरा और इनोसेंट बच्चा है। ये बंदा अपनी लॉलीपॉप निकालते हुए कहता है हे क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। फिर वो एक तरफ इशारा करता है
जहाँ पर एमसी ने खून से अपने निशान छोड़े थे। देन वो कहता है ये बंदा जरूर पावर में अंधा हो चुका है और हीरो हीरो खेल रहा है, ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता, ये भी उतना ही खतरनाक है जितना ही साइकोपैथ था। ऐसे लोगों को क्या लगता है कानून किसके लिए होता है, ये बस जब चाहे तब लोगों को मारे जा रहा है। ये सन की कमीना, आखिर ये पर्सन है कौन? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए, मैं भी इसका सामना करना चाहता हूँ। बेटा तो अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है, अगर ताकतवर होता तो अपने ऊपर एमसी को सेंस कर लेता है। एमसी तो बढ़िया आराम से खड़ा हुआ है जैसे उसे किसी की चिंता ही नहीं है, वो अपनी बिल्लियों को खिला रहा है बस। ओके, तो इसी कूल सीन के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। और अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिए तो अब जाओ कमेंट सेक्शन में लिख दो क्यूट किटी, कितनी प्यारी किटी है यार। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अब इस सीरीज के एपिसोड्स आएंगे थोड़े थोड़े से टाइम के बाद, क्योंकि अभी इसका ज्यादा चैप्टर्स बचे नहीं है, तो अब आराम से डालूंगा। और मैं एक आध और नई सीरीज को स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। तुम लोगों के पास अगर कोई आइडियाज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बस कमेंट में क्यूट किटी लिखना और उसके नीचे तुम्हारा जो भी सजेशन है वो लिख देना। और हाँ, सजेशन ऐसा होना चाहिए जो यूट्यूब पे पहले किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, तो वो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।